गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयुर भारती पश्चिम प्रांत आयोजित आयुर्वेद अभ्यासनम नेशनल लेवल ऑनलाइन लेक्चर सीरीज 23rd पुष्प में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है दूषी विष, इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लिनिकल फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस इन आयुर्वेद। लेक्चर की शुरुआत से पहले भगवान श्री धन्वंतरि स्तवन करेंगे। धन्वंतरि स्तवन। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुक् भयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलोकं दधतं रुटघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यांशुक परिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन एवं मार्गदर्शन के लिए मैं डॉक्टर रीटा श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रीटा श्रीवास्तव आरोग्य भारती राष्ट्रीय महिला प्रमुख है, आयुर्वेदाचार्य है, मूलतः प्रयागराज से की है। संगीत के क्षेत्र में सितार, कथक एवं गायन में स्नातक किया है। विवाह रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा विवाह के पश्चात पूरी की। 20 वर्ष रेड क्रॉस सोसाइटी में प्रथमोपचार के प्रोग्रामिंग ऑफिसर पद पर कार्यरत थी। महिला सहकारी समिति की स्थापना की, जिसकी अध्यक्ष है। विगत 15 वर्ष से महिलाओं को छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य करती है। इन्हें छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान जैसे कई सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए वर्तमान में आरोग्य भारती की हमारे कॉलेज के अंदर तक इसका बड़े में वो है। प्लीज म्यूट कर दीजिए डॉक्टर हमारे निशांत। कॉलेज के अंदर तक कुछ कोई देने नहीं आता था, बाहर गेट। विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए वर्तमान में आरोग्य भारती की राष्ट्रीय महिला प्रमुख के दायित्व का निर्वाह कर रही है। वर्तमान में इनका केंद्र मुंबई है। डॉक्टर रीटा जी श्रीवास्तव। We will wait for some time to join. There is technical issue on her side. Okay. Please start, ma'am. If you pick this, here we go. One more, you're leaving St. Peter. It's the tallest building in the world. Boys, fly. Only my $1 million. Good thing I drank a fire. डॉक्टर रीटा जी श्रीवास्तव। This is obviously a trap, so I can just drain the TNT just like this. Just to be extra careful, and this is. Dr. Rita ji, please start your guidance. आपका मार्गदर्शन शुरू कीजिए। आप सभी को नमस्कार।
आज का जो आपका टॉपिक है गर्भ संस्कार का, जो हमारे आरोग्य भारती में इसकी भी बहुत महत्वता है। आज गर्भ संस्कार की हमारे अभी के समय में बहुत जरूरत है, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु बापरे, ये कौन सा टॉपिक बोल रहे हैं? At the Northeastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research, Pasighat, Arunachal Pradesh, with more than 8 years of teaching experience. He served at reputed Ayurvedic institutions across Maharashtra and Madhya Pradesh. Dr. Gavai has actively contributed to academics and research with multiple research publications, conference papers, invited lectures, and national awards, including Best Paper Presentation and Best Researcher in Ayurveda. His academic interests include Visha Chikitsa, Dushi Vish, medical legal aspects of Ayurveda, and research methodology. He is also an editorial board member of international peer-reviewed journals and a life member of the Ayurveda Teachers Association. So, I welcome Dr. Abhijit Ashok Rao Gavai. Sir, over to you, sir. Okay. Thank you very much, ma'am. First of all, I want to confirm that whether I am visible or not. Yes, sir, you are visible. Okay. और साउंड भी अच्छा आ रहा है मैडम? Yes. Okay, okay, sure. Thank you very much for nice introduction, मैम. तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम एक्चुअल टॉपिक शुरू कर देते हैं. मुझे जो टॉपिक दिया गया था या फिर मेरे चॉइस ऑफ टॉपिक जो था आज के सेशन के लिए, इट वाज दूषी विषय. इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लिनिकल फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस इन आयुर्वेदा. एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अगत तंत्र सब्जेक्ट में हर साल पढ़ाया जाता है. एज पर द न्यू एनसीएसएम गाइडलाइंस हमें कोर्स आउटकम्स और प्रोग्राम आउटकम्स भी बताए गए हैं, जो कि इस स्लाइड में मैंने मेंशन किए. जैसे कि अगर हम दुष्विष अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या कोर्स आउटकम्स रहेंगे, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किए. तो जो नंबर्स दिए CO1, 3 एंड 4, ये जो है टोटल नंबर्स इस टॉपिक के लिए उन्होंने मेंशन किए हुए हैं. जैसे कि फर्स्ट में आता है डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगध एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकेंडली है demonstrate the application of concept of Dusha in prevention, diagnosis and management of diseases. Or the last one is to demonstrate the application of principles of Agha Tantra and its therapeutic administration. Okay, so moving onwards, ये है प्रोग्राम आउटकम्स कि एट द एंड ऑफ द सेशंस हमें इस प्रोग्राम से क्या आउटकम्स मिलेंगे. सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगध तंत्र. Then we'll be able to apply Ayurvedic principle for diagnosis and management of Dusha. We will be able to correlate the Ayurvedic concepts of latent toxicity with modern chronic poisoning. हम आगे चल के देखेंगे इस चीज को और थोड़ा डिटेल में. Then to develop clinical skills in detoxification, that is the Shodhan in Ayurveda and Agadha therapy. And the last one is to promote preventive health care through diet, lifestyle and environmental awareness. इसके आगे चलते हम टॉपिक को शुरुआत करेंगे. क्योंकि इस इवेंट में, इस सेशन में सबसे ज़्यादा अधिक जो है बच्चे पार्टिसिपेंट हैं, तो मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को थोड़ा बेसिक से शुरुआत करके और जितना बेसिक नॉलेज हम अपडेट कर सके उस हिसाब से मैंने इस पीपीटी को बनाने की कोशिश की. फैकल्टीज भी ज्वाइन हुए हैं. शायद फैकल्टी को लगे कि काफ़ी बेसिक नॉलेज आया होगा शुरुआत में, बट हमें ये मद्देनजर भी रखना होगा कि स्टूडेंट्स भी इस सेशन में है, तो हमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस हिसाब से पीपीटी बनाए गए हैं. सो मूविंग ऑनवर्ड्स, कि जैसे कि टॉपिक का नाम है दूषी विषय, तो सबसे पहले व्हाट इज दूषी विषय, ये मतलब क्या होता है, किसे कहा जाता है दूषी विषय. तो अगर लिटरली अगर मीनिंग निकाला जाए तो दूषी मीन्स डीनेचर्ड, एटेन्यूटेड, लेटेंट और विशेटेड, मतलब जो दूषित हो. उसके बाद आता है विष. विष सबको ही पता है, विष मीन्स पॉइजन. तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो दूषी विष मतलब क्या होता है, इट इज ए डीनेचर्ड पॉइजन और एटेन्यूटेड पॉइजन, मतलब जो दूषित है, जिसको दूषित किया गया है किसी कारणवश. ठीक है, सो इट इज दूषित विष. एंड दिस पॉइजन ऑल्सो एक्ट एज लैटेंट टॉक्सिन इन द बॉडी. तो लैटेंट का मतलब ये कहा जाता है कि जो बॉडी में पड़ा रहता है बहुत दिनों तक, महीने तक या वर्षों तक,
जो लेटेंट मतलब साइड में पड़ा रहता है कहीं किसी कोने में, तो इसलिए उसको लेटेंट टॉक्सिन भी कहा गया है, जो कि शीघ्र जो है साइंस एंड सिम्टम्स उत्पन्न नहीं करता है। तो हम आगे चल के देखेंगे एक एक। सो इसकी निरुक्ति क्या होती है, बेसिकली हम थोड़ा सा देखेंगे। विष विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बिकम्स लेस पोटेंट, मतलब विष जो है जो शरीर से पूरी मात्रा में कई बार नहीं निकल पाता है। तो क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो इट इज बिकॉज ऑफ द टाइम, कुछ समय लगता है उसको। एंटीडोट्स पेशेंट को कुछ दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, तो जिससे क्या होता है, अगर 100% टॉक्सिन बॉडी में है, पॉइजन है, तो दवाइयों से वो 90% कम हो जाता है, लेकिन 10% कहीं ना कहीं शरीर में रह जाता है। या फिर कई बार हम आधे औषधि लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक पॉइजन जो है शरीर में रह जाता है। उसके बाद आता है एक्सपोजर टू हीट, विंड एंड सनलाइट, and after that it remains in the body in dormant stage, that is in अव्यक्त फॉर्म। जैसे कि मैंने पहले कहा लेटेंट जो मॉडर्न का टर्मिनोलॉजी है। अव्यक्त हम आयुर्वेद में कहते हैं अव्यक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शीघ्र व्यक्त नहीं करते, इसके लक्षण जो है हमें शीघ्र दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन ये बॉडी में कहीं ना कहीं जहां पर शरीर में स्थान वैगुण्य होता है, स्थान वैगुण्य अगर कहा जाए तो इट इज अ वीक पॉइंट ऑफ आवर बॉडी, तो वहां सैचुरेट होते रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो निरुक्तीय कहते हैं एज पर आचार्य सुश्रुता, सो दूषितम देशम काल दिवान्न स्वप्नैर्भिक्षणशः यस्मात् दूषयते धातुन तस्मात् दूषे विषम स्मृत। मतलब ये क्या होता है, ये जो टॉक्सिन है, ये जो हम बोलते हैं अव्यक्त फॉर्म में बॉडी में रहता है, इसका जब संपर्क दूषित देश, काल हो, अन्न हो, या फिर जो व्यक्ति दिवा स्वप्न करता है, इनमें ये दूषिविष बढ़कर ये धातुओं को दूषित करता है। यस्मात् दूषयते धातु, धातु को दूषित करके उसके पश्चात इसको दूषिविष ये संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो इसको और थोड़ा देखेंगे कि देश, काल, अन्न, दिवस, स्वप्न ये क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही होगी। जो फैक्टर्स है यहाँ पर दूसरे विषय लेकर, इट इज बेसिकली दूसरे विषय जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक देश, देश मतलब आयुर्वेद में दो तरह के देश कहा कहे गए हैं, भूमि देश और देह देश। तो इसमें दोनों ही आते हैं। देह देश मतलब हमारी बॉडी, और भूमि मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट या फिर पृथ्वी, उसको भी कह सकते हैं। सो इट रिफर्स टू द जियोग्राफिकल एरिया और एनवायरनमेंट वन लिव्स इन, which influences one's health and susceptibility to the diseases। और सेकंड इज द बॉडी, इसको आतुर देश भी कहा जाता है, बॉडी को हमारे आतुर देश। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ देश, भूमि देश और देह देश। सेकंड के बाद आता है अन्न। अन्न इज एनीथिंग इंजेस्टेड इज कंसिडर्ड एज आहार और फंडामेंटल टू द बॉडी ग्रोथ। जो भी हम खाते हैं जिससे हमारी ग्रोथ होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, तो इसको कहते हैं अन्न। बट अनहोलसम फूड चॉइसेस, अनहोलसम इन द सेंस जिस पदार्थ में कुछ भी पोषक तत्व ना हो या फिर जो खाने के लिए रुचि करना हो, तो ऐसे पदार्थ भी हमें कई बार व्याधियों की तरफ ढकेलते हैं। जिससे क्या होता है, जो सुप्त अवस्था में दूसरे शरीर में बैठा है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है और फिर वो व्याधि उत्पन्न कर देता है। और सबसे लास्ट जो आता है इट इज दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न इज नथिंग बट डे स्लीपिंग भी कहा जाता है, फिर हम बोलते हैं दोपहर की नैप लेना, पावर नैप भी कहते हैं कुछ लोग। पावर नैप इज ए डिफरेंट थिंग बेसिकली। तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि दिवा स्वप्न कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ प्रीकंडीशंस दी गई है, जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट हो। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में जनरली कहा जाए कि दिवा स्वप्न हम कर सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी का जो एनर्जी होता है वो काफी लो होता है, तो उस टाइम पे आप एनर्जी रिस्टोर करने के लिए दिवा स्वप्न कर सकते हो। बट दिवा स्वप्न का एक नियम भी होता है कि खाने के पश्चात कभी भी सोना नहीं होता है, क्योंकि उससे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबको ही पता है दिवा स्वप्न जब भी हम सोते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली लो हो जाता है। और यदि हम खाना खा के सोते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है या फिर डाइजेशन है वो अल्टीमेटली स्लो हो जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द इनप्रॉपर और फॉल्टी डाइजेशन ऑफ द फूड। अगर फॉल्टी डाइजेशन हो रहा है तो उससे कुछ विष या फिर टॉक्सिन रिलीज होगा। आयुर्वेद में हम उसको आम की संज्ञा भी देते हैं कई बार। तो वो उत्पन्न होता है और फिर वो दूसरे विष के साथ मिलकर और भी बड़ी व्याधि में उसको
उत्पन्न कर देता है। सो आचार्य चरक और सुश्रुत ने इसके बारे में क्या गया है, यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है, यद स्थावरम जंगम कृषिम देहाद शेषम यद निर्गतम तत्। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पॉइजन जो होता है वो कौन से भी ओरिजिन से हो सकता है। इट मे बी स्थावर, इनएनिमेट, जांगम इज एनिमेट पॉइजन, और कृत्रिम दैट इज आर्टिफिशियल। अगर इफ इट इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकाला गया एंड मिटिगेटेड बाय एंटी पॉइजनस रेमेडीज, मिटिगेटेड मीन्स उसकी जो प्रभाव है पॉइजन का कम किया जाता है किसी औषधि से, या इफ इट इज डेसिकेटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फायर, वाइंड और सनलाइट। डेसिकेटेड मीन्स द ड्राई, उसको ड्राई किया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ फायर, डाइजेस्टिव फायर कह सकते हैं हम यहाँ पर हमारा, विंड और सनलाइट, जिससे वो सूख जाता है। सिंस इट इज ऑफ माइल्ड पोटेंसी, क्योंकि अब ये थोड़ा सा माइल्ड पोटेंसी का बन जाता है इन ऊपर बताए गए कारणों की वजह से, इट इज अनलाइकली टू बी फेटल फॉर एन इंडिविजुअल। इसलिए इसीलिए जो दुष्विष कहा गया है, ये शीघ्र मारक नहीं होता है कभी भी। ये पड़ा रहता है शरीर में, आपको शीघ्र उसके लक्षण भी नहीं दिखेंगे या फिर शीघ्र मारक भी नहीं होता है। इट गेट्स एनवलप बाय द कफ, कफ दोष के साथ ये मिल जाता है, एंड इट रिसाइड्स इन द बॉडी फॉर मेनी ईयर्स। जो लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे, कफावृत्तम वर्ष गणानुबंधी, इसका मतलब ये जो दूषी विष है या फिर जो पॉइजन है सुप्त अवस्था में बॉडी में बचा हुआ है, ये कफ के साथ मिल जाता है, क्योंकि कफ क्लिष्ट गुणात्मक है, तो उसके साथ चिपक कर ये वर्ष गणानुबंधी वर्षों तक शरीर में किसी जगह पड़ा रहता है। सो दिस इज कॉल्ड दूषी विष। तो अब इसके प्रकार क्या क्या बताए गए हैं। प्रकार ऐसे नहीं, बट हमने प्रकार इसलिए बनाए हैं कि किस विषय से इसकी उत्पत्ति हो रही है। जैसे कि स्थावर विष, अगर आज के जमाने में उसको कोरिलेट किया जाए तो स्थावर विष इज नथिंग बट द लैटेक्स, डस्ट, पोलन, फूड टोमेटो जैसे कि सॉस वगैरह जो बनता है, ये स्थावर विषय है, क्योंकि इसको आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है या फिर वो प्राकृत अवस्था में हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो ये इससे भी उत्पत्ति हो सकती है दूषित विष की। सेकंड इज जांगम दूषित विष, स्नेक बाइट, एनिमल डैंडर, मतलब एनिमल डैंडर इज नथिंग बट जो हम बोलते हैं डेड स्किन ऑफ द एनिमल्स, इंसेक्ट स्टिंग, फिश, पोर्क जो खाते हैं, अगर अनकुक या फिर पुअरली कुक पोर्क या फिर फिश हो, तो उसका भी जो विष है शरीर में कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। डाइजेस्ट तो हो जाता है बट कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, और बाद में जब उसकी मात्रा एक लिमिट के बाद बढ़ जाती है फिर वो व्याधि उत्पन्न करेगा। लास्ट जो आता है इट इज ए कृत्रिम दूषित विष, जिसमें कृत्रिम मतलब आज के टाइम में हम जो देखते हैं प्रिजर्वेटिव्स या फिर फास्ट फूड के चक्कर में जो टार्ट्राजिन, हाइड्रोक्सीबेंजोएट, परफ्यूम्स, इवन दो एंटीबायोटिक्स, भले ही ये मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स, हम सारा बिल्कुल खाते रहते हैं, कभी भी बीमार होते हैं, फीवर होता है जनरली मेडिसिन दिया जाता है एंटीबायोटिक, बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ दूषित विष। क्योंकि एंटीबायोटिक अगर मेडिसिन भी है, अगर वो बैक्टीरिया को मार रहा है तो आपके अंदर वो कुछ गुड बैक्टीरिया को भी मार रहा है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के कुछ अनवांटेड साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम या ऑर्गन को डैमेज करते हैं। तो हम उसको आज के तारीख में दूसरे विष के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। आगे और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम। सो कॉजेस, क्यों होता है ये, तो है ना निदान, इसके निदान कैसे होता है कि दूसरे विष क्यों हो रहा है। इट इज भैया बेसिकली बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन रिपीटेडली। अब हम अगर सोचेंगे कि स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन रिपीटेडली ये कौन लेता है, बेसिकली हम इसको सीधा तरीके से ना लेते हुए हम ये भी बोल सकते हैं पॉइजन इन द सेंस, कुछ भी अरुचिकर अगर हम खाते हैं या फिर अनहोलसम मील जो हम कहते हैं कि जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं, उसको भी हम पॉइजन कह सकते हैं एक हद तक। जो क्या करता है, धीरे धीरे हम खाते हैं शरीर में वो जमा होते रहता है। आफ्टर दैट इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब पेशेंट डायग्नोस करते हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक पेशेंट को किसी चीज का पॉइजनिंग हुआ है, पेशेंट्स हॉस्पिटल जाता है, एडमिट होता है, दवाई लेता है, फिर उनको लगता है कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, तो बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ के वो डिस्चार्ज ले लेता है। उसका एक सुंदर एग्जाम्पल अगर मैं दूं दूसरे विष का, जो कि मॉडर्न में ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ओपीपी पॉइजनिंग कहा गया है, जो कि जनरली ओपीपी पॉइजनिंग इज जो पेस्टिसाइड्स होते हैं खेतों में। कई बार आपने सुना होगा कि कर्जे के कारण, पैसे ना होने के कारण बहुत सारे जो है फार्मर्स जो होते हैं वो डेंड्रिन वगैरह जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो पी लेते हैं खेतों में, मरने की मतलब सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसे पेशेंट को जब लाया जाता है हॉस्पिटल में तो बचाया भी जाता है।
बट अब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एक क्वालिटी है, इट इज अ फैट सोल्यूबल पॉइजन। फैट सोल्यूबल इन द सेंस, जब आप किसी एक्यूट पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट करते हो, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की आप दवाई देते हो, वो पॉइजन कम हो जाता है। एट द सेम टाइम हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं उसके कुछ, तो उसमें रिपोर्ट जो है एसिटिलकोलिन वगैरह वो कम आ जाता है। फिर 5 दिन अगर ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को कुछ भी साइन सिम्टम्स नहीं देखते, पेशेंट ठीक हो जाता है। और या फिर कई बार पैसों के कारण पेशेंट बीच में भी 2-3 दिन में डिस्चार्ज लेते हैं कि भाई मुझे तो अब ठीक लग रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डॉक्टर को पता है कि पॉइजन पूरी तरह से निकला नहीं है, बीइंग फैट सोल्यूबल पॉइजन। ये जो होता है ओपीपी, ये फैट में स्टोर होता है अपनी बॉडी में। तो जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज लेता है या फिर डामा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो पेशेंट जब ये घर जाता है तो सबको पता है कि फैट इज क्या है, एनर्जी स्टोर करता है, और वो धीरे धीरे ब्लड में फैट जो है एनर्जी या फिर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो रिलीज करता है धीरे धीरे। तो ऐसे ही जब 10, अगर वो ओपी पॉइजनिंग पूरी तरीके से नहीं निकाला गया है बॉडी से, तो बॉडी में रहता है फैट में स्टोर, और फिर फैट क्या करता है, उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ब्लड में रिलीज कर देता है। और जब ये रिलीज अमाउंट एक 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, तो कई बार होता है पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, या फिर सडनली उसको कोमा में हम बोल सकते हैं, या फिर सडनली उसको वोमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है, जो एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग उसको साइंस दिखे थे वो वापस से दिखने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये पॉइजन जो शरीर में स्टोर होते हैं, सो हम इसको भी हम एज अ दूषित विष कह सकते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, जब तक पूरी ट्रीटमेंट ना हो जाए तब तक पेशेंट को डॉक्टर की बात सुननी होती है। नहीं तो फिर इस प्रकार के, क्योंकि ऐसे केसेस भी हुए हैं कि पेशेंट ओपी पॉइजनिंग का 2 दिन ट्रीटमेंट लेके घर चला जाता है, फिर उनको लगता है कि फालतू में डॉक्टर हॉस्पिटल में स्टे करा रहे बिल बढ़ने की वजह से। बट फिर जब 15 दिन बाद पेशेंट आता है तो वो और सीरियस कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि क्या है ना, वो ब्लड में 15 दिन तक वो रहता है और एक एक ऑर्गन वो डैमेज करता है। तो फिर पेशेंट लैंड्स अप इन मोर सीरियस कंडीशन। सो इट इज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, सो इसको भी हम दूषित कहेंगे। इसके बाद आता है कंजम्पशन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड, पोल्यूटेड वाटर, आर्टिफिशियल एडिटिव्स, सबको ही पता है। एंड इट इज सप्रेशन बाय कफोदोष, ये इसको सप्रेस कौन करता है, तर कफोदोष, जिसे सप्रेस होता है। सो दीज आर द कॉजेस निदान ऑफ दूषित विष, जिससे दूषित विष बढ़ता है या फिर उसके लक्षण उत्पन्न करने की क्षमता उसमें पैदा हो जाती है। ठीक है, आई होप सबको समझ रहा है। मूविंग नेक्स्ट। सो पैथोजेनेसिस, अब ये पैथोजेनेसिस कैसे होता है दूषित विष का, ये उत्पन्न तो हो रहा है, मतलब हमने कॉजेज तो देख लिए, अब इसका संप्राप्ति कैसे होती है, फ्लो कैसा होता है इसका, ये वे या फिर व्याधि कैसे उत्पन्न करता है। तो फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो इमेज में कि दूषित विष इट मे बी ऑफ स्थावर, जंगल में, कृत्रिम, कोई भी हो सकता है। उसका अगर इम्प्रॉपर एलिमिनेशन हो रहा है, पूरी तरीके से शरीर के बाहर नहीं निकल रहा है, तो इट गेट स्टक इन द बॉडी इन लेटेंट स्टेज, सप्रेस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हमने देखे जो सप्रेस करके रखते हैं उसको कुछ दिन, उसकी पोटेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इट इज एनवेलपमेंट बाय कफदोष के साथ वो मिलकर बॉडी में रह जाता है। उसके बाद इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द धातुस, और लास्टली डोसा एग्रीवेशन होके स्पेशली रक्त दोष को दूषित करके वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पैदा कर देता है। ठीक है, यहाँ पर भी बताया गया एग्रीवेशन ऑफ दोषा बाय देश काल आहार विहार, उसके बाद विशेषण ऑफ धातु स्पेशली द रक्त, एंड द लास्ट इट प्रोड्यूसेड सिम्टम्स लाइक अरुणशिका, कोट, लाइक एक्ने वल्गारिस, अर्टिकेरिया, और भी कई सारे। इसके ज्यादातर हमने स्किन के ऊपर हम आज देख रहे हैं, अदरवाइज इसकी अगर व्याप्ति देखी जाए दूसरे विष की तो बहुत बड़ी है, सिर्फ स्किन के ऊपर नहीं पूरे बॉडी में ही इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, तो इसके कुछ पूर्व रूप भी बताए गए हैं, जैसे कि हमने देखा है लक्षण, ये भी दिखा है कि किस तरह से संप्राप्ति है। अब उसके पूर्व रूप मतलब एक्चुअल व्याधि होने के पहले वाले साइंस, इसको प्रोरूप या फिर प्रोड्रोमल साइंस भी कहा जाता है, जिसमें क्या है, निद्रा गुरुत्वम च विजृंभणम च विश्लेषहर्ष अथवा अंगमर्दः, ये सुश्रुत का एक कल्पस्थान में श्लोक बताया गया। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव स्लीप, काफी निद्रा आने लगती है, बॉडी में भारीपन लगता है, यॉर्निंग, कई बार यॉर्निंग करते हैं, और बॉडी एक्स, और हॉरिपिलेशन, मतलब जिसको हर्ष भी कहते हैं ना, हॉरिपिलेशन मतलब ठंडी लगने के बाद जैसे हमारे बॉडी के बाल जो है वो खड़े होने लगते हैं, फिर उसको हर्ष कहते हैं। तो ये अगर आपको साइन दिख रहे हैं पूर्व रूप, तो समझ जाइए कि आप आगे चल के आपको दूसरे विष का किसी एक विकार होने की संभावना है। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ आजकल सभी को ये लक्षण दिखते हैं,
पता नहीं, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। तो इसलिए मैं मतलब हमेशा जब बच्चों को भी पढ़ाता हूँ तो सबको बताता हूँ हमेशा कि हम सब लगभग दूषित विष के शिकार हैं आज के तारीख में। सिर्फ फर्क इतना है कि वो सुप्तावस्था में गुण होता है और डायरेक्टली हमें साइन दिखने को नहीं मिलता है, बट प्रो रूप तो मुझे लगता है सभी में दिखते ही है, कम ज्यादा मात्रा में। सो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं लक्षण। लक्षण क्या क्या दिखते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स एज पर आयुर्वेद हम देखेंगे। इसमें बस बताया कहते हैं दुष्य विषम तो शोणित दुष्टारो किटेब कोटिलिंगम च। दुष्य विष क्या करता है, शोणित मतलब रक्त को दूषित करता है, और रक्त को अगर दूषित करेंगे तो सबको ये पता है कि सबसे पहले अगर मैनिफेस्टेशन हमें कहाँ मिलेगी, तो इट इज ऑन द स्किन। सो किटेब कोटिलिंगम इज नथिंग बट द कुष्ठ। उसमें हम किटेब सोराइसिस हम काइंड ऑफ कोरिलेट कर सकते हैं। कोट शरीर के ऊपर चकत्ते आ जाते हैं, या फिर हम उसको एक्जिमा भी कह सकते हैं, ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा, वेरियस टीनिया इन्फेक्शंस, ये भी इसमें आ सकते हैं एज पर मॉडर्न साइंस। उसके बाद विषय में एक एक दोषम सन दुष्य हरतु सुनेवा, मतलब ये विष क्या करता है, दुष्य विष हर एक दोष को एक एक करके दूषित करता है, और इसी दूषित दोष के साथ फिर वो पूरे बॉडी में फैल के प्राणों का हरण या फिर उस शरीर का हरण कर लेता है। या फिर जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि शीघ्र मारक तो नहीं होता है, बट ये धीरे धीरे आपकी एक एक सिस्टम को डैमेज करते हुए फिर आगे चल के आपके प्राणों का हरण भी कर सकता है। अब इसके धातुगत विष लक्षण क्या दिखते हैं, स्किन के ऊपर तो देख लिए शोणित में क्या होता है, शोणित दूषित से। अब धातुगत विष लक्षण है, धातुगत मतलब हर धातु में क्या क्या लक्षण दिखेगा। तो अगर रस धातु दूषित होता है तो अरुचि, अजीर्ण, रक्त धातु से कुष्ठ, विसर्पण पहले बोला है। कुष्ठ इज ए ह्यूज कॉन्सेप्ट, बेसिकली जितने भी स्किन डिसीज जो आते हैं वो आयुर्वेद के अंडर कुष्ठ के टॉपिक के अंडर आते हैं। तो कुष्ठ मतलब सब व्याधि उसमें आ गई, स्किन की सभी। मेद धातु दूषित हो अगर तो, या फिर मेद धातु में वो विष चला जाए तो मेदोज ग्रंथि। अस्थि धातु में जाए तो अस्थि दंतादि विकार। शुक्र धातु में जाए तो क्लेम्पे, दैट इज इनफर्टिलिटी। मज्जा धातु में अगर जाता है तो तमोदर्शन मतलब चक्कर वगैरह आना, ब्लड विजन, ब्लैकआउट्स, है ना। तो ये सारे लक्षण दिखते हैं। मांस धातु, मांसा अर्बुद, दैट इज ट्यूमर। तो अगर आप ये लक्षण देखोगे आपको पता चलेगा कि लगभग इसमें इवन लाइपोमा ट्यूमर भी का तो कैंसर भी आता है। तो आज के तारीख में भी अगर आप हम पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं बताया गया कि कैंसर क्यों होता है, मतलब 100% उसका कॉजेशन नहीं बताया गया कि इस चीज की वजह से ही कैंसर होता है। हालांकि स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग अल्कोहल हो, ये तो कहा जाता है कि दीज आर द प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स। बट हमें ये भी पता है कि 100 लोग अगर अल्कोहल पी रहे या फिर सिगरेट पी रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 10 ही लोगों को कैंसर हो रहा है। मतलब 100% अभी भी किसी को पता नहीं कि ये कैंसर क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है दूषित विष, क्योंकि जैसे कि मैंने माना ये वर्षों तक शरीर में पड़ा रहता है, और जैसे ही इसको ट्रिगर फैक्टर मिल जाए ये सडनली उसका जो है वैदिक के लक्षण उत्पन्न कर देता है। कैंसर भी उसी तरह है, वो बॉडी में पड़ा रहता है किसी, और जैसे उसको कुछ ट्रिगर फैक्टर मिल जाए, वेदर इट इज स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई और चीज हो। क्योंकि इवन कॉस्मेटिक्स में भी कई सारे यूज होते हैं आजकल, कॉस्मेटिक्स उसमें भी स्किन कैंसर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ट्रिगर फैक्टर खुद दे रहे हैं बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो ये इट इज नथिंग बट द दुष्यविष। क्योंकि इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दुष्यविष हमारे सबके शरीर में कहीं ना कहीं है, बस हम उसको सिर्फ ट्रिगर नहीं कर पाते, या फिर जिनको व्याधियां होती है वो ट्रिगर उसको कर पाते हैं दुष्यविष को। फर्क सिर्फ इतना ही होता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, बोर नहीं हो रहा है। मूविंग ऑनवर्ड्स, धातुगत तो हो गया, अब हो गया अवयवगत दुष्विष लक्षण। अवयव में क्या क्या दिखता है, धातुगत तो हो गया, दोष का भी देख लिया, धातु का देख लिया, अब बचे अवयव, दैट इज ऑर्गन्स। तो सिस्टम वाइज में देखते हैं, थोड़ा सा होल एंड सोल देखेंगे। भिन्न पुरुष वर्णों विगंध वायरस से मुख पिपासा, मतलब डायरिया हो जाता है जिसमें भिन्न भिन्न वर्ण की पुरुष पुरुष नथिंग बट द स्टूल, तो अलग अलग रंग के, विगंध मतलब बहुत गंदा स्मेल होता है उसमें। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, पिपासा मतलब थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट या फिर डिरेंज थर्स्ट। मूर्छा, जैसे कि उसमें आता है फेंटिंग, वमन सबको पता है, उल्टी, गदगद अग्नि क्षणो भवेच, दुष्योदर लिंग जुष्ट। दुष्योदर इज नथिंग बट हम आज की तारीख में उसको असाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। देन स्टैमरिंग, स्पीच डिल्यूजन, और सबसे महत्व तीसरी लाइन जो है, आमाशयस्ते कफवात रोगी। अगर दुष्यविष आमाशय में स्थित हो जाता है तो वो कफवात रोग उत्पन्न पैदा करेगा, क्योंकि आमाशय का स्थान जो होता है वो होता है कफ।
कफ जो होता है, कफज व्याधि अगर होती है तो इट इज, कफ का स्थान ही आमाशय कहा गया है। और दूसरा होता है पक्वाशयस्ते अनिल पित्त रोगी। पित्त का स्थान जो कहा गया है उसको कहा गया है पक्वाशय। और यदि आम सॉरी दूषी विष अगर पक्वाशय में स्थित है तो वो अनिल पित्त रोगी मतलब वातज पित्त व्याधि है उत्पन्न करेगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में कहा गया है भवन्नरोध्वस्त शिरो। इसका मतलब ये होता है कि उसमें लॉस ऑफ हेयर्स दिखते हैं, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ मतलब बालों का झड़ना, शक्ति कम होना लगना। एंड इट अपेयर्स लाइक अ बर्ड विच हैज लॉस्ट इट्स विंग। और वो पेशेंट जो व्यक्ति है वो ऐसे दिखता है जैसे कि उसने अपने पंख खो दिए। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि बालों का झड़ना वगैरह तो उसमें हम ऐसा लगता है कि हमारे विंग्स खो गए। तो ऐसे ही स्किन के ऊपर भी हमें उसके मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। And when it is localized in the rasa and other dhatus, it gives rise to different kind of peculiar symptoms. That is धातु विकारा। धातु का हमने पहले देख लिया कि अगर किसी एक धातु को वो चला जाए तो धातुगत लक्षणें हमें देखने को मिल सकते हैं। उसी की वजह से अवयवगत भी है। किसी अवयव में अगर वो दूसरे विष चला जाता है और ट्रिगर फैक्टर मिलकर बढ़ जाता है तो उस अवयव में भी उसके लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे दूसरी विष अलॉन्ग विद द मॉडर्न साइंस। सो जैसे कि अर्टिक्रिया मॉडर्न साइंस में कहा गया है, दूसरे में सॉरी आयुर्वेद में हम उसको कोठ, मंडल या फिर शोणित दृष्टि, जो शोणित दृष्टि से मतलब शोणित यानी रक्त दृष्टि से होने वाले व्याधि अर्टिकेरिया, जिसमें ना इचिंग होती है, सीवियर इचिंग। देन सोराइसिस सबको पता है शोणित दृष्टि से ही होता है अल्टीमेटली, जिसको भी हम कोठ या मंडल भी कह सकते हैं एज पर आयुर्वेद। एक्जिमा मैंने पहले बोला था, ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा, है ना, तो वो आएगा कुष्ठ के अंडर। एक्जिमा इन हेड, दैट इज आयुर्वेद में उसको अरु भी कहा गया है, अरु। या फिर डैंड्रफ वगैरह होते हैं या फिर स्काल्प में इचिंग होते हैं तो उसको अरु कंसेप्ट दिया गया है आयुर्वेद के अनुसार। उसके बाद आता है हे फीवर। ये हम मुझे लगता है 10वीं 12वीं से पढ़ते आते हैं हे फीवर क्या है। तो आयुर्वेद में हम इसको शायद विषम ज्वर को रिलेट कर सकते हैं। देन एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, इट इज नथिंग बट अन्नमद और अविपाक। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, इट इज द पादकरस्य शोफ। पादकरस्य शोफ मतलब पाद और कर, हाथ और पैर में शोफ यानी सूजन आना, स्वेलिंग आना। तो ये हम शायद हमें पता है, अब जैसे 40 क्रॉस करते हैं जिनको बीपी वगैरह, तो इनमें हम ये स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो ये भी हम आज की तारीख में कोरिलेट कर सकते हैं विद मॉडर्न साइंस, दूसरी विष के लक्षण। सो मूविंग ऑन। अब उपद्रव। उपद्रव क्या होता है बेसिकली। अब तक हमने लक्षण तो देख लिए कि अब जब हमें लक्षण देखे, अगर हम उसकी चिकित्सा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या फिर समय पर हम किसी व्याधि की चिकित्सा नहीं करते हैं तो उसके कुछ उपद्रव स्वरूप भी हमें देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई चीज हम लेट करते थे हमें ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो वैसे ही व्याधि हो गया, अगर हम उचित अवस्था में या फिर उचित समय में उसकी चिकित्सा ना करें तो उसके कुछ उपद्रव भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ज्वर, दाहायचे, हिक्का आना है, शुक्र संज्ञा, जैसे फीवर, बर्निंग सेंसेशन, हिक्का, फ्लैटुलेंस लाइक गैसेस, लॉस ऑफ सीमेन। लॉस ऑफ सीमेन इज बेसिकली जिसमें क्या क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो होता है वो क्वालिटी नहीं होता है उसमें, इसलिए वो क्लैप्य। जैसे कि हमने देखा शुक्र धातु में क्या, शुक्र धातु की अगर दुष्टि होती है तो क्लैप्य मतलब इनफर्टिलिटी पेशेंट में आ जाती है। सूजन, इडिमा, देन डायरिया, वर्टिगो मतलब चक्कर, हार्ट डिसीजेस, हृद रोगी, इनसैनिटी, ट्रेमर्स आणि जीआईटी डिस्टर्बेंसेस मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस। इतनी सारी व्याधि हमें देखने को मिलती है। उपद्रव में अगर आप देखो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ दिखेगा इसमें तो वो दिया है रुद्र रोगे मतलब हार्ट डिसीजेस। इवन आज की तारीख में भी जो हमें हार्ट डिसीज होती है सबसे जो कॉमन है इट इज हाइपरटेंशन। क्योंकि जो क्या होता है आर्टरीज जो होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें फैट का जो है लेयर बढ़ते जाते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस जो अपनी आर्टरीज होती है वो हार्ड होने लगती है, क्योंकि ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ओवर डाइजेशन या फिर हमारे लाइफस्टाइल जिसकी वजह से हृदय हम कमजोर बना देते हैं। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, और जैसे कि मैंने दूसरी कहता ही है कि हर वर्षों तक वो शरीर में पड़ा रहता है। तो जहां उसको स्थान वैगुण्य मतलब वीक पॉइंट ऑफ बॉडी दिखे वहां वो जम जाता है और फिर ऐसे ही सालों बाद वो कुछ व्याधियां उत्पन्न करेगा। उसमें भी हृदरोग भी कहा गया है। मतलब इससे हमें एक चीज तो पता चलेगी, दूसरे विष कहने में तो विष है लेकिन ये बहुत सारे व्याधियां या फिर हम कह सकते हैं कि लगभग सारे ही व्याधियां उत्पन्न करने में ये सक्षम होता है।
तो इसीलिए इसकी चिकित्सा अगर समय में की जाए तो हम जो आगे के कॉम्प्लिकेशन है या जो उपद्रव है उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मॉडर्न कोरिलेशन, मॉडर्न के साथ इसका कोरिलेट कर कैसे कर सकते हैं, फिर कौन सी किस तरह से हम बोलेंगे कि ये दूषित विष है। तो सबसे पहले आता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी। आयुर्वेद ने कहा ही है, वर्षों तक पड़ा रहता है। क्रोनिक टॉक्सिसिटी इज नथिंग बट कोई भी टॉक्सिन जो बॉडी में 6 महीने, 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा शरीर में अगर पड़ा रहता है या फिर उसको एक्सपोजर मिलता है बॉडी को किसी पॉइजन का 3 महीने से या 6 महीने से ज्यादा, तो उसको क्रोनिक टॉक्सिसिटी कहा जाता है। तो यस, डेफिनेटली दूषित विष में भी यही है। सेकेंड इज हेवी मेटल पॉइजनिंग। आज सबको पता है आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड पॉइजनिंग। आर्सेनिक हमारे भूमि में भी होता है, पानी में भी आर्सेनिक होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो अगर किसी दूषित पानी हम पी लेते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक आर्सेनिक का प्रमाण ज्यादा हो तो ऑब्वियसली मे कॉज हेवी मेटल पॉइजनिंग। मर्क्यूरी सबको पता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। लेड हमारे घर में होता है, पेंसिल सब पता है। अगर ये इसका अगर पॉइजनिंग किसी किसी को हो जाए तो इट कैन कोरिलेट विद द दुष्यविषा, क्योंकि ये भी वर्षों तक पड़े रहते हैं शरीर में, और जैसे ही इनकी मात्रा एक स्पेसिफिक अमाउंट के आगे बढ़ जाती है खून में, इट सडनली स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स। फूड एडिटिव्स एंड पेस्टिसाइड्स, सबको पता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आजकल बढ़ गई है, जिसमें पेस्टिसाइड्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं। तो आजकल वो बड़ा चल रहा है कि एग्रीकल्चर क्या, काउ डंग या फिर है ना खत जिसको बोलते हैं नेचुरल, सेंद्रीय खत जिसको बोलते हैं, वो प्रैक्टिस बढ़ गई है आजकल, क्योंकि सबको पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर में अगर पेस्टिसाइड्स या फिर टॉक्सिन्स आ गए तो हमारे, क्योंकि फूड चेन वहीं से शुरू होती है, एग्रीकल्चर वहीं से अन्न मिलता है, और वहीं से अगर वो अन्न दूषित हो रहा है तो फिर हमारे बॉडी में भी वो आएगा, और अगर फूड चेन में आ गया तो अल्टीमेटली वो बहुत सारे डिसीजेज उत्पन्न पैदा करेगा। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एक्सपोजर। ये भी सबको पता है, एयर, वाटर, लैंड, दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ पोल्यूशंस। हम कह सकते हैं जैसे कि एयर, रिसेंटली हमें पता है, सबको ही पता है, पूरे देश में थोड़ा सा माहौल मचा हुआ है कि दिल्ली, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ही है, बहुत गंदा है। मतलब कुछ हद तक लोग तो ऐसे करते कि दिल्ली में सांस लेना मतलब आप एक साथ में 4 सिगरेट पी रहे हो, इतनी वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्वालिटी जो है कम हो गया। अभी तो शायद कुछ हद तक कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट वहाँ की, बहुत सारे मेजर्स ले रही है। बट ये एयर क्यों इतना पोल्यूशन हो रहा है? बिकॉज ऑफ गाड़ियाँ चल रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये अल्टीमेटली एयर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और वो जब हम थ्रू रेस्पिरेशन हमारे लंग्स में जा रहा है तो अल्टीमेटली इट विल मे कॉज लंग डिसीजेस। तो ये क्या है? ये भी दूषित विषय है जो धीरे धीरे, क्योंकि आप अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आप तो रहना वही है उस एनवायरमेंट में, तो आप कई सालों से रह रहे हो, मतलब कई सालों से वो आपके शरीर में इन द फॉर्म ऑफ एयर रेस्पिरेशन वो हवा जा रही है। और जैसे कि क्वालिटी इंडेक्स बता रहा था कि एक साथ 4-5 सिगरेट फूकने के बराबर उस हवा में क्वालिटी जो है कम हो चुकी है। तो अल्टीमेटली वो लंग्स डिसीज या फिर लंग कैंसर भी हम कह सकते हैं उसको उत्पन्न करेगा। उसके बाद आता है वाटर। वाटर तो सबको ही पता है, जिसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट, एग्रीकल्चरल पोल्यूटेंट, सस्पेंडेड मैटर, अगर कोई खुला वाटर सोर्स हो तो उसमें लोग कचरा डाल देते हैं, तो जिससे क्या होता है फिर बायोलॉजिकल कॉन्टेमिनेंट वो हो जाता है। तो अगर वो पानी हम पीते हैं या फिर पीने में आता है या फिर नहाते हैं उसमें भी, तो फिर इट विल लीड्स टू द स्किन डिसीज एंड अदर डिसीज ऑल्सो। सो ये भी फिर दुष्विष के अंदर आ सकता है। तीसरा है जो लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये तो जमीन खराब कर ही रहा है। एट द सेम टाइम बायोलॉजिकल वेस्ट मैटर, जैसे कि फैक्ट्री वेस्ट कहा जाता है कि बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, उनके आजू बाजू में बैरन लैंड होते हैं, तो फैक्ट्री, कुछ जो फैक्ट्रीज हैं वो अपना कचरा जो है उस लैंड में खुले में डाल देती है या फिर उस पानी में डाल देती है, जिससे उस जमीन की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। और अगर वहां से कोई पानी की नलिका जा रही है रेसिडेंशियल एरिया में तो अल्टीमेटली वो सबको ये करेगा। क्योंकि रिसेंटली मुझे लगता है यहाँ पे स्पेन या फ्रांस की कोई कंपनी थी जिसको बंद कराया, काफी मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि वहां से जो वेस्ट मैटर था वो पूरे लैंड और पानी में मिक्स हो रहा था, और वहां के लोगों को जो है स्किन डिसीज और कैंसर्स के पेशेंट वहां से बहुत ज्यादा मिल रहे थे, और वो फैक्ट्री भी बड़े सालों से चल रही थी। तो जितना उन लोगों को एक्सपोजर मिला था, 10-15 साल बाद उन लोगों में कैंसर या फिर ये जीन्स में उनके चेंजेस आ गए। तो उन पेरेंट्स के तो आए गए, साथ साथ बच्चों के भी आ गए थे। तो उसके बाद बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था उस देश में, और उसके बाद फिर वो कंपनी बंद करानी पड़ी।
So these are the excellent examples of water and land environmental pollution. एंड द लास्ट वन इज डिफोरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन। सबको ही पता है जितना हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, क्योंकि पेड़ जो है हमारी जमीन की क्वालिटी बना के रखता है, लेकिन अगर बैरन लैंड हो तो वहाँ कोई भी उत्पादकता नहीं होती है, और वो फिर फूड चेन के लिए काफी हानिकारक हो जाता है वो चीज। क्योंकि पेड़ हमें पता है एयर पोल्यूटेड, जो एयर पोल्यूशन है वो पेड़ काफी हद तक कम करता है, तो अगर डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स of modern science which we can correlate with the दूसरी विषय। आगे बढ़ते हैं। these are some of the images जिससे वाटर, लैंड और एयर पोल्यूशन हमें दिखने को मिलता है। नाउ डायग्नोसिस, अब ये तो देख लिया कैसे होता है, दूषित विष क्या है, अब उसको डायग्नोसिस कैसे करें कि भाई ये पेशेंट जो है दूषित विष ग्रस्त है, या फिर जो उसको लक्षण है ये दूषित विष के कारण इसमें ये लक्षण हमें देखने को मिले, या फिर ये व्याधि उत्पन्न हुई। तो आयुर्वेद में सबसे बड़ा जो अगर कुछ ये होता है पैरामीटर, तो इट इज रोगी परीक्षा। आपको रोगी प्लस रोग दोनों की परीक्षा करना बड़ा आवश्यक होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू स्मॉल टॉक्सिन्स, अगर है तो कोई इनटेक ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड, वाटर, पेस्टिसाइड, एडिटिव्स, उसके हम कई बार अगर आयुर्वेदिक ओपीडी में हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो होता है हिस्ट्री बड़ा लंबा चलता है, 2-3 पेज पे सिर्फ हिस्ट्री लेते हैं। कई बार लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि भाई इतना क्यों पूछ रहे हो आप, कि क्या खाना खाया, कब उठते हो, कब सोते हो, कितना पानी पिया, सोने के बाद पानी पीते हो कि कैसे। तो ये सारे जो होता है हिस्ट्री बहुत बड़ी मैटर करती है। देन पास्ट हिस्ट्री ऑफ इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल एक्सपोजर, किसी आप कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो वो बताना पड़ता है, क्योंकि पेशा भी पूछा जाता है कि आप क्या करते हो या फिर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत एक क्लू मिल जाता है कि वेदर द पेशेंट इज एक्चुअली हैविंग एक्सपोजर टू द ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद आता है क्रोनिक, रिकरेंट एंड अनएक्सप्लेन सिम्टम्स। ये भी पूछना होता है कि जैसे कि हम पूछते हैं ना, कुछ अगर व्याधि हुई है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कितने दिनों से, ये हमेशा हम पूछते हैं, तो ये पूछना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें होता है असेसमेंट ऑफ दोष प्रीडोमिनेंस। ये तो हम देखते हैं कि जो लक्षण पेशेंट बता रहा है उसमें किस दोष का हमें प्रधानता दिख रही है। स्पेशली अगर कफ प्रधानता हो तो वो ज्यादा ये बताता है कि दूषित पीड़ित व्यक्ति हो। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ धातु विशेषण, मतलब कौन सा धातु ज्यादा दूषित है ये भी हमें उसमें देखना होता है। अगर स्किन मैनिफेस्टेशन है तो हम समझ ही जाते हैं कि भाई रक्त धातु है। अकॉर्डिंगली बाकी भी हम देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, न्यूरोलॉजिकल एंड सिस्टमिक साइंस, ये भी देखना होता है। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोड्रोमल फीचर्स, मतलब पूर्व रोग, व्याधि के पूर्व रोग, जैसे कि हेवीनेस, फटीग, एक्सेसिव स्लीप, सर बहुत नींद आ रही है, थका थका सा लगता है, ऐसे कई बार पेशेंट आते कंप्लेंट करते हैं, तो हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेके ये भी देखना है भी ऐसा क्यों है। सो मूविंग ऑन। हाँ, दीज आर द पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें आता है सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपको ब्लड की क्वालिटी पता चलेगी, एज भी कम है नहीं है, और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें ब्लड की क्वालिटी पता चल जाती है सीबीसी में। उसके बाद एलएफटी इज नथिंग बट लिवर फंक्शन टेस्ट। तो ये लिवर के बायोमार्कर्स है, जिसमें हमें पता चलेगा कि अगर लिवर में कुछ भी ये है डिरेजमेंट, तो वो भी पता चल जाता है। थर्ड इज केएफटी, दैट इज किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है वो पता चलेगा। यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी इफ रिक्वायर्ड, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि अगर मांसार्बुद हो, ट्यूमर हो, स्वेलिंग हो, तो उसमें हम यूएसजी कर सकते हैं। अगर हमें पेशेंट इंस्पेक्ट करके कुछ डाउट लग रहा है तो हम सोनोग्राफी भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज हेवी मेटल स्क्रीनिंग वेर एवर इंडिकेटेड, अगर आपको लगता है पेशेंट इज हैविंग एक्सपोजर फॉर सम काइंड ऑफ हेवी मेटल, तो आपको उस टाइम पे हेवी मेटल की स्क्रीनिंग भी कराना जरूरी हो जाता है। अगर पेशेंट फैक्ट्री में हो या फिर नियर बाय रिलेटेड टू द फैक्ट्री रहता है तो उसमें ये चीज़ें हमें करनी होती है। सो इस तरह से हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद आता है आयुर्वेद में साध्य असाध्यता। अब ये दूषित भी जो है इसका प्रोग्नोसिस, साध्य असाध्य मतलब ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है। तो आयुर्वेद ने बेसिकली कहा है इट इज ए क्रूच्छ्र साध्य, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू क्योर। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको क्योर नहीं किया जा सकता, बट इसको समय लगता है। Again, it depends on the duration of that particular disease, strength of the patient and दोष इन्वॉल्वमेंट, कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है उस हिसाब से फिर वो उसकी साध्यता को हम बता सकते हैं।
और लास्ट जो कहा है दूषि विषम असाध्यम तो क्षीण से अहित सेवनम, मतलब अगर व्याधि बहुत दिनों से है, पेशेंट या फिर व्यक्ति जो है वो क्षीण है, मतलब क्षीण अवस्था में है, और वो उसमें भी अगर वो अहित सेवन कर ही रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति का जो जो ये प्रोग्नोसिस होता है वो बड़ा बैड होता है, और उसमें हम क्या कहते हैं कि असाध्य, क्योंकि वो अहित सेवन कर रहा है और उसको व्याधि भी बड़े दिनों से पेशेंट क्षीण अवस्था में गया है, तो इस टाइम में वो असाध्य बताया गया है। बट कई बार लोग पूछते हैं असाध्य है तो भाई की ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट आयुर्वेद कभी भी पेशेंट को फेट के ऊपर नहीं छोड़ता है, एसिड के ऊपर नहीं छोड़ता है, तो बोलते हैं कि जहां तक पेशेंट जीवित है या फिर चल रहा है तो उनको मेडिसिन दे के आप जितने उनके जो तकलीफ है वो कम करने की कोशिश करो, वो ज्यादा बेटर हो जाता है, तो मेडिकेशन तो देने ही होते हैं हमें। ठीक है। सो नाउ हम थोड़ा ट्रीटमेंट ये पार्ट भी देखेंगे। सो चिकित्सा आजपर आचार्य शुश्रुता दुषिषार्थ सुस्विन्नम ऊर्ध्वम च अधश्च शोधितम पायेतागतम नित्यम दुषि विषापहम, मतलब बेसिकली उन्होंने एक क्रम दिया है, कुछ पॉइंट्स दिए कि क्या क्या करना चाहिए अगर ऐसे पेशेंट आता है, तो डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले सुडेशन थेरेपी, इट इज नथिंग बट अ स्वेदना। देन शोधन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी। अगध सेवन, इट इज नथिंग बट द एंटीडोट्स, बेसिकली आयुर्वेद के एंटीडोट्स हम कह सकते हैं। देन पथ्य आहार विहार, पथ्यकर आहार और विहार उसको पेशेंट को हमको एडवाइस करना होता है। उसके बाद आती है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा हम तब देते हैं जब हम पेशेंट का शोधन चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और पेशेंट शुरुआत के कंडीशन में ही अगर आपके पास आ रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप शमन चिकित्सा से भी उसका ये चिकित्सा करा सकते हैं। देन इट पेसिफाइज द रिमेनिंग टॉक्सिन्स एंड इम्प्रूव्स अग्नि एंड इम्यूनिटी। अग्नि इज नथिंग बट द डाइजेस्टिव फायर, उसको डाइजेस्टिव फायर मेंटेन करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने आप वो ठीक होने लगता है। सो दीज आर द मेजर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। हम एक एक देखेंगे उसमें क्या क्या है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके। तो सबसे पहले आता है सुडेशन, दैट इज स्वेदन। स्वेदन से सबको ही पता है, इट हेल्प्स टू लिक्विफाई एंड मोबिलाइज द दूषी विषा, क्योंकि दूषी विष हमने देखा है ये कफ के साथ मिलकर कहीं शरीर में एक चिटका हुआ रहता है कहीं, तो आप अगर स्वेदन दोगे तो क्या होगा, वो लिक्विफाई होगा उससे, एंड इट विल हेल्प टू मोबिलाइज द दूषी विष। इट ओपन्स द बॉडी चैनल को ओपन करके, जिसको स्रोत शोधन भी कहते हैं हम, एंड प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर शोधन थेरेपी। शोधन थेरेपी जो है, जब भी हम वमन विरेचन करते हैं तो उसके पहले स्वेदन हमेशा दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो दोष होते हैं उनको हम लिक्विफाई करके या फिर मोबिलाइज करके हमें अपेक्षित एक स्थान पर हम उनको लाते हैं, और फिर उस स्थान पर लाने के बाद हम शोधन चिकित्सा शुरू करते हैं। तो शोधन चिकित्सा में जो आता है पर्पज क्या है, तो एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स। तो इसके दो तीन प्रकार के दिए, जैसे वमन अगर करते हैं तो इट इज एक्सपल्शन थ्रू अपर रूट। वमन मतलब उल्टी द्वारा, अगर आमाशय से विष है तो आमाशय से हम उस वमन के द्वारा उस विष को बाहर निकाल देते हैं। विरेचन, एक्सपल्शन थ्रू द लोअर रूट। विरेचन मतलब पुरुष वेग हम पेशेंट को ये कराते हैं, अगर पक्वाशयस्थ विष है, अगर विष विष पक्वाशय में रुका हुआ है तो उसमें हम विरेचन के द्वारा उसको पक्वाशय से बाहर निकालते हैं। और अगर स्किन में हो, त्वचा में, तो रक्तमोक्षण, एलिमिनेशन ऑफ विशेषित ब्लड। और रक्तमोक्षण के दो प्रकार होते हैं बेसिकली, स्थानिक भी होता है और सार्वदैहिक भी होता है। अगर स्थानिक कोई पर्टिकुलर एरिया में आपको स्किन प्रॉब्लम दिख रहा है और अगर लगता है कि रक्त मोक्षण से ठीक हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। या फिर अगर सार्वदाहिक शोणित दृष्टि रक्त दृष्टि है तो हम उसको सार्वदेहिक रक्त मोक्षण भी करा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, एज एक्सेट्रा। एंड इट इज बेसिकली जो पंचकर्म जब हम कराते हैं या फिर शोधन चिकित्सा जब कराते हैं तो इट इज डिपेंड्स ऑन द दोष प्रिडोमिनेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। कौन सा दोष ज्यादा उत्क्लेशित है उसको देख के, और पेशेंट की ताकत यानी स्ट्रेंथ देख के भी हमको एडवाइस करना होता है। क्योंकि अगर कफवातज अगर व्याधि है तो वमन कराते हैं, पित्तवातज है तो विरेचन, और रक्त का है तो रक्तभूषण, एंड इट डिपेंड्स। सो ये जो है चिकित्सा सिद्धांत जो वेरियस आचार्यों ने जो दिया है अपने संविधा में, जैसे कि उसमें स्वेदन, वमन, विरेचन। इक्ष्वाकु कल्प एक चरक संहिता में कल्प अध्याय में दिया है, कल्प स्थान में एक अध्याय है इक्ष्वाकु कल्प, इसमें बहुत सारे इक्ष्वाकु के कल्प दिए हैं जिनका भी उपयोग हम दूसरी विष चिकित्सा में कर सकते हैं। इनके कषाय भी बोला है, वटी भी बोली है, लेह भी बोला है, इक्ष्वाकु कल्प।
सो ऐसा नहीं है कि हम एक ही फॉर्म में मेडिसिन देना है, हम किसी भी फॉर्म में पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंप्लेंट ये होती है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कड़वी होती है, क्वाथ या फिर काढ़ा जो लोग पी नहीं पाते हैं, कड़वा होता है, टेस्ट अच्छी नहीं होती, एडिबल नहीं होता है। तो इक्ष्वाकु कल्प में वो सब उन्होंने दिया है कि आप टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हो, कल्प फॉर्म में भी दे सकते हो, चूर्ण भी है, कषाय भी है और अवलेह भी है। तो पेशेंट जो फॉर्म में खा सकते हैं हम उसको बना के दे सकते हैं। देन माइल्ड परगेटिव, दैट इज काश्यपोक्त विरेचक गण एक बताया गया है अष्टांग संग्रह में। जो काश्यपोक्त विरेचक गण है उसमें कई सारे मेडिसिन दिए हैं। एक सुधा कल्पाध्याय भी है चरक में। देन दूसरी विषारी अगत सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया है, बाद में अष्टांग उदय अष्टांग संग्रह सब में बताया गया है। दूसरी विषारी अगत जी इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ दूसरी विष चिकित्सा। वो बताऊंगा क्या क्या है उसमें। एंड लास्टली ब्लड लेटिंग, दैट इज सीरा कर्म और रक्त मोक्षण भी हम इसको कह सकते हैं। दीज आर द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बाय वेरियस आचार्य। आगे बढ़ते हैं अगध योगाज। हमने शमन चिकित्सा ये देख लिया है, जो था स्वेदन, शोधन और उसके बाद अगध योगाज। तो अगध कौन से बताए जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। स्पेशली इसका उपयोग क्या है, टू न्यूट्रलाइज द लेटेंट पॉइजन, जो शरीर में पड़ा हुआ विष है उसको न्यूट्रलाइज करना। क्योंकि हम शोधन कर्म भी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 100% टॉक्सिन या फिर जो विष है शरीर के बाहर नहीं निकलता है, थोड़े बहुत 5-10 मात्रा में वो शरीर में पड़ा रहता है। अब जो वो पड़ा हुआ विष है तो उसको किस चीज से हमें जितना है, तो उसको अगध योग उस पे देने हैं। अगध योग देने से जो भी बचा हुआ विष है उसको हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है दूषी विषारी अगध। संजीवनी अगध तो इसमें भी देते हैं डायरिया में वगैरह। पटोल कटोर नदी कषाय, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कषाय है। एक्चुअली इसकी टैबलेट्स भी मिलती है। इसमें पटोल है, कटोर नदी है, गुडुचि भी है। तो ये जब अगर आप देखेंगे तो ये तिक्त रसात्मक औषधि है सर। तो ये बेसिकली इट इज, ये डाइजेस्टिव फायर, दीपन पाचन भी कराती है, डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ाती है ये। तो इसलिए क्योंकि दूसरे विषय में क्या है, आपका एनोरेक्सिया हमने साइन देखा था जिसमें भूख नहीं लगती है या फिर रुचि नहीं होती अन्न में। तो ये दीपन पाचन करके वो रुचि भी उत्पन्न करता है। और सबसे मेन पटोल कट्टू रोहन कषाय ये लिवर के ऊपर भी अच्छा काम करता है। और जैसे कि हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है कि लिवर इज द मेन ऑर्गन जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर लिवर सही है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, और अगर डाइजेशन प्रॉपर है तो बाकी सब चीजें आपकी ठीक रहती है। उसके बाद आता है बिलवादी अगद, ये भी हम दे सकते हैं। पंचगव्य प्रिपरेशंस, एंड उसके बाद हर्मल फॉर्मुलेशंस विद तिक्त रस। अब तिक्त रसात्मक क्यों बोला गया है, बाकी रस क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि तिक्त रस जो है ये लघु होता है, पाचक होता है, और ये रुचि उत्पन्न करते हैं, इसलिए तिक्त रसात्मक, ये शोधन भी कराता है। तो इसलिए तिक्त रसात्मक द्रव्यों को भी हम इसमें दे सकते हैं। इसमें सिंगल ड्रग चिकित्सा भी हमें दे सकती है। गुड़ीची है, नीम है, पटोल है, तो ये सारी चीजें भी हम दे सकते हैं, जटामांसी वगैरह वगैरह। तो ये हो गए अगध जो हम दे सकते हैं, या फिर सिंगल मेडिसिन एट द सेम टाइम। हाँ, दूसरी विषय जो मैंने बोला कि फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट जनरली इस दूसरी विषय चिकित्सा में किया जाता है। सुश्रुतोक्त रेफरेंस है, इवन वाग्भट संहिता में भी इसका रेफरेंस आता है। तो पायता आगध नित्यमितम दूषी विशाप पिप्पेलो धैमकम मांसी शावर परिपेलम सविर्चका सुष्मेला तोय कनक गैरिका। कंटेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। पिप्पल ये होता है इसमें धैमक, जटामांसी, शावर, परिपेल, सुवर्चिका, सूक्ष्म एला, तोय, कनक गैरिका, मतलब तगर शुड बी मेड इनटू पाउडर एंड एडमिनिस्ट्रेड मिक्स विद द हनी। इन सब का पाउडर लेते हैं, इसको हनी के साथ दिया जाता है, मधु के साथ इसको दिया जाता है। या फिर अगर हनी नहीं है तो आप पोषण जल के साथ भी इसको दे सकते हो। हाँ, देने की मात्रा क्या होगी, कब देते हैं, तो जनरली इसको, क्योंकि ये आगत है, हम इसको एज ए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं हमारी चिकित्सा में। तो जनरली इसको खाली पेट देना होता है, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में जब हमने कुछ खाया नहीं है। तो वो ज्यादा काम करता है और उस विष को जीतने की कोशिश करता है। मात्रा डिपेंड है, अगेन पेशेंट, उनका वेट वगैरह सब देख के मात्रा डिसाइड होती है। इसकी टैबलेट भी बना सकते हैं हम, या चूर्ण मात्रा में भी हम दे सकते हैं। इट डिस्ट्रॉयज दूषी विष एंड इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग अदर टाइप्स ऑफ पॉइजन। ये सिर्फ दूषी विष के ऊपर ही काम ना करते हो, बाकी चीजों पर भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि चंदन वगैरह भी है इसमें, तो ये शीतलता भी लाता है। और जो बाकी की चीजें बर्निंग मिक्चुरेशन जो लक्षण देखे थे वो उसको भी कम करते हैं। मतलब एक मेडिसिन में सारे ही लगभग ऐसे कंटेंट है जो हर एक जो लक्षण दिखते हैं दूसरे से इंड्यूस, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है।
ये है दूसरे विषय अगत के कंटेंट, और वो उसके ये एक्शन, मोड ऑफ एक्शन जो है या फिर उसका कार्य क्या है। जैसे कि अतिसार में पिप्पली पिप्पली मूल फुटन न तो और लोदर काम करता है, ये क्या करेगा, दीपन पाचन और ग्राही, ग्राही मतलब होल्ड करेगा, वो लूज टूल्स होने नहीं देगा। उधर रोग में भी ये काम करेगा, उधर रोगहर है। शुक्र क्षय में भी ये काम करेगा, शुक्र शोधक है, शोधन करता है शुक्र का, जैसे कि इसमें कुष्ठ चंद्र, जैसे कि मैंने कहा तो शीतल है, तो वो शुक्र शोधन काम करेगा, सुवर्जिका भी है उसमें। स्वर वैकृत्य अगर है या फिर श्वास की शिकायत अगर जिसमें, तो उसमें पिप्पली यष्टिमदा यष्टिमधु एला, जो कि क्या है, कंठ्य भी है और श्वासहर भी है। श्वासहर मतलब अगर श्वास का तकलीफ किसी को है, काइंड ऑफ अस्थमा हम कह सकते हैं, तो उसको भी कम करेगा। अरोचक मतलब ये अरुचि, मतलब खाने की इच्छा न होना, तो अल्टीमेटली पिप्पली पिप्पली मूल क्या करता है, दीपन और पाचन, जिससे आप में रुचि पैदा पैदा हो जाएगी खाने के लिए। और देन मंडलायन कोठ, ये जो है शोणित दुष्टि विकार है, तो इसमें पिप्पली नत यष्टि मधु कुष्ठ गैरिक। रक्तज विकार में आपको हर जगह गैरिक दिखेगा ही दिखेगा, कि हर कोई गैरिक प्रिस्क्राइब करता है, गैरिक चूर्ण। तो ये शीत प्रशमन करता है, दाह प्रशमन और कंडुग्न पे होता है। तो इस तरह से दूषित विषारी अगर जो है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर काम कर सकता है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। इसके साथ आप बाकी बिलवादी अगध वगैरह पटोल पटोल वनआदि कषाय भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड एज। तो मुझे लगता है यहाँ तक चिकित्सा शायद समझ में आ गई होगी, और थोड़ा, हाँ। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, टॉपिक तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल्ड हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले तो हमने देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ दुष्विष, ये क्या है। इट इज अ लेटेंट एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ पॉइजन, originates from स्थावर जांगम कृत्रिम, remains in the body due to incomplete elimination and covered by kapha dosha leading to a chronic persistence, है ना, बहुत समय तक ये पड़ा रहता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है उसमें, रिपीटेड इनटेक ऑफ स्मॉल डोज ऑफ टॉक्सिन, विष क्यों शरीर में उत्पन्न होते हैं उसके हम कारण देख रहे हैं फैक्टर्स। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, एक्सपोजर टू द कॉन्टेमिनेटेड फूड, पोल्यूटेड वाटर एंड एडिटिव्स, इन्फ्लुएंस ऑफ देश काल आहार एंड विहार, ये हमने पहले देखा है। पैथोजेनेसिस, ये दैनिक संप्राप्ति हमने इसकी देखी है। क्या होता है, लो पोटेंसी की वजह से इट गेट्स डिपॉजिटेड इन धातुस, फिर धातु में एग्रेवेशन ऑफ दोषाज हो जाता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट या फिर जो भी हम खाते हैं। इट अल्टीमेटली प्रिडोमिनेटली कॉजेस रक्त धातु विशेषण, मतलब रक्त धातु की दुष्टि हो जाती है। रिजल्ट्स इन क्रोनिक रिकरेंट मैनिफेस्टेशंस। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखते हैं संप्राप्ति के बाद, प्रोड्रोमल में यानी पूर्व रूप में हेवीनेस, एक्सेसिव स्लीप, बॉडी एक। मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स आर स्किन डिसऑर्डर्स, अर्टिकेरिया, एक्ने, एक्सेट्रा। धातु एंड अवयव ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन दिस कॉजिंग सिस्टमिक इलनेस, पहले ही देखा है हमने। एंड इन क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक में फ्लक्चुएटिंग सिम्टम्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स एंड देयर कंडीशन। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। मॉडर्न कोरिलेशन हमने इसका किया था, इट मे बी कंपेयर टू द क्रोनिक टॉक्सिसिटी, हेवी मेटल पॉइजनिंग एंड पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिव्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इनके साथ हमने इसका दूषित का मॉडर्न कोरिलेशन किया था। मैनेजमेंट अप्रोच कैसा था हमारा, हमने सबसे पहले प्रेफरेंस हमारा होता है शोधन चिकित्सा और द टॉक्सिन एलिमिनेशन, क्योंकि उसको एलिमिनेट करने, क्योंकि बॉडी में वो चिटका हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसको सबसे पहले हमें कम ना करते उसको बॉडी के बाहर ही निकालना है। दूसरी चिकित्सा होती है शमन, शोधन के बाद जो भी बचा हुआ रेसिडुअल टॉक्सिन होता है उसको शांत करना है, तो उससे हम उसको हम शमन चिकित्सा से शांत करते हैं। उसके बाद भी कुछ पॉइजन बचा है तो हम अगध यूज करते हैं, जस्ट लाइक दूसरी विषय अगध, जो बचा हुआ पॉइजन को भी खत्म कर दिया, फिर बहुत कम मात्रा में उसको क्षीण अवस्था में ला के रखें। एंड उसके बाद हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को, पथ्य आहार विहार, पथ्यकर आहार विहार, जिससे फिर उनको आगे चल के और अपाय ना हो सके। सो कंक्लूजन क्या हो गया हमारा पूरा, दुष्विष इज अ लैटेंट क्रॉनिक फॉर्म ऑफ पॉइजन, परसिस्ट इन द बॉडी ड्यू टू इनकम्प्लीट एलिमिनेशन, लीड्स टू द लॉन्ग स्टैंडिंग एंड मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने पहले कहा था, कोई एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं, उसमें हर बॉडी का मतलब मल्टी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर ये पर्टिकुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है, विच इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय डाइट, लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट। अर्ली रिकॉग्निशन इज इसेंशियल एज सिम्टम्स आर ऑफन नॉन स्पेसिफिक एंड रिकरेंट, क्योंकि अर्ली रिकॉग्निशन जरूरी है, बट क्योंकि सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं तो जल्दी उसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ गुड प्रैक्टिशनर। तो ये ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस से आ जाता है।
Then Ayurvedic principles of Shodhana, Shaman and Agatha therapy provide effective management. ऑलरेडी देख चुके हैं हम क्या महत्व है शोधन चिकित्सा का, शमन का और अगत थेरेपी का. And then lastly, understanding दूसरे विषय is highly relevant in context of the modern chronic toxicity and pollution. क्यों रिलेवेंस है? क्योंकि हम मॉडर्न क्रोनिक टॉक्सिसिटी और पोल्यूशन से उसको कोरिलेट कर सकते हैं. तो इस नए आयाम की ओर हमें देखना भी होगा. दूसरी सिर्फ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ना देख के हमें मॉडर्न से भी उसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. So, summary of our today's session is it is a chronic dormant form of poison, develops low potency and kapha encapsulation, causes long-standing multi-system disorder. ऑलरेडी बोल चुके हैं इसके ऊपर. डायग्नोसिस रिक्वायर्स क्लिनिकल सस्पिशन एंड डिटेल्ड हिस्ट्री. डायग्नोसिस का यही तरीका है, आपको एक तो क्लिनिकल इंस्पेक्ट करना पड़ेगा या फिर डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी. आयुर्वेद एक्सप्लेन्स क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होलिस्टिकली एंड डिटॉक्सिफिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द ट्रीटमेंट. मैंने पहले कहा है कि शोधन चिकित्सा इस प्रधान चिकित्सा है दूषित चिकित्सा. उसके बाद हम शमन और अगध और सिंगल मेडिसिन भी दे सकते हैं. अगध फॉर्मुलेशन प्लेज द की थेरेपेटिक रोल एंड द लास्ट अर्ली डायग्नोसिस इंप्रूव द प्रोग्नोसिस. जितने जल्दी हम डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी पेशेंट का मतलब वो जो प्रोग्नोसिस होता है वो अच्छा रहेगा. मतलब साध्यता जो है वो अच्छी रहेगी जितना जल्दी हम डायग्नोस कर पाए उसके वजह से. So these are the summary. So key takeaways for today's session is Dushibis, it is not acute poisoning, it is a latent and chronic poisoning. ये acute poisoning नहीं होता है. Repeated low dose exposure is clinically significant. उसी से ही ये बढ़ता है विष. Lifestyle, diet, environment strongly influence the diseases. यही factors है जो disease को influence कर रहे हैं. So ultimately take home message ये हो जाता है कि lifestyle improve करिए, diet proper रखिए और environment ज्यादा से ज्यादा क्लीन रखने की कोशिश करिए. क्योंकि ये हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है. सरकार के साथ साथ ही हमारी भी इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, तो विच अल्टीमेटली बेनिफिट्स आवर ओन बॉडी. उसके बाद स्किन एंड सिस्टमिक डिसऑर्डर्स में हैव टॉक्सिक ओरिजिन. ये भी देखना है कि स्किन डिसीज हुआ है तो नॉट नेसेसरी कोई सिर्फ रक्त दूषित हुआ है, कोई टॉक्सिक ओरिजिन भी उसका हो सकता है. तो उस आयाम में भी हमें सोचना होगा व्हाइल डायग्नोसिंग द पेशेंट. आयुर्वेद ऑफर स्ट्रक्चर्ड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोटोकॉल. पहले देखा है कि एक स्ट्रक्चर्ड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोटोकॉल बताया. अगर विष हो तो वमन करें, पक्वाश है अगर विष हो तो विरेचन करें, स्किन में हो तो आप रक्त मोक्षण कर सकते हो. तो एक स्ट्रक्चर्ड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोटोकॉल है कि अगर कहाँ विष है उस हिसाब से हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं. एंड लास्टली शोधन चिकित्सा अगध एंड पथ्य इज द आइडियल अप्रोच. मतलब शोधन चिकित्सा तो करनी है, उसके बाद अगध भी देना है और पथ्य मतलब आहार का कितना इंपॉर्टेंस है हमें इस लास्ट स्लाइड में पता चलेगा कि पथ्य उतना ही इंपॉर्टेंट ना कि आहार. इवन अपना विहार भी वैसा होना चाहिए. एंड अर्ली इंटरवेंशन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन. जितने जल्दी आप डायग्नोस करोगे, जितने जल्दी आप ट्रीटमेंट दोगे पेशेंट को, आपके बाद के कॉम्प्लिकेशंस आप कंट्रोल कर पाओगे. एंड कॉन्सेप्ट इज हाईली रिलेवेंट इन द मॉडर्न टॉक्सिक वर्ल्ड. आज के तारीख में एक टॉपिक बहुत ज्यादा रिलेवेंस रखता है क्योंकि इस अलग डायरेक्शन में शायद ही किसी ने सोचा हो कि दुशिविश कैन बी कोरिलेटेड विद द मॉडर्न टॉक्सिसिटी, टुडेज क्रोनिक टॉक्सिसिटी कहेंगे या फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी, जो कि आज के तारीख में एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी हाई मतलब एकदम हाई लेवल पर है, चरम सीमा पर है. तो हमें उस दुशिविश के अकॉर्डिंगली भी उसको सोचना पड़ेगा और क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा. सो दीज आर द ओवरऑल रेफरेंसेस एंड लास्टली I must say thank you for your patience listening, and thank you to the organizers as well, to the national team members like Dr. Ashok Varshney sir, Dr. Pandit sir, Dr. Joshi sir, and the local Paschim Maharashtra body जिसमें Dr. Vinayak Kulkarni sir and Dr. Santosh Gatne sir, and lastly Dr. Manoj Chaudhary sir, who has invited me, and thank you for having me here for this wonderful session. Thank you very much. After such a wonderful lecture, I request all the listeners to post their questions in the chat box. Sure, अगर किसी को क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं. क्वेश्चन सर अप्रिशिएबल. क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए हैं चैट बॉक्स में. श्योर. यूरेनियम जो है, दिल्ली के वाटर में यूरेनियम होता है, तो दूषित विष के कॉन्सेप्ट में इसको कैसे देखेंगे? जी, यूरेनियम वाटर में है तो ऑब्वियसली क्योंकि आप वो पानी अगर पी रहे हो तो धीरे धीरे वो यूरेनियम बॉडी में आएगा. इट इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक फैक्टर.
जैसे कि मैंने कहा है कि दूषित विष सिर्फ आयुर्वेद से कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम, लेकिन दूषित विष ये कहते हैं कि इट इज अ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, जो बॉडी में आपके टॉक्सिन्स आ रहे हैं। तो अगर दिल्ली के वाटर में यूरेनियम मिल रहा है तो इट इज हाईली डेंजरस एंड इट विल समटाइम्स, और आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस अगर वो पानी पी रहे हैं तो चांसेस है कि कैंसर डेवलप हो जाए। सो वो भी एक दूषित विष के अंडर आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है, यूरेनियम। बिकॉज वो पानी अगर हम पी रहे हैं या फिर उससे नहा भी रहे हैं तो इट मे कॉज द स्किन मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो। सर, थैंक लक्षणों यू, में बहुत अच्छा चिकन सवाल। पॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? चिकन पॉक्स बेसिकली बैक्टीरियल ओरिजिन हम कहते हैं जनरली, और कुछ जो होता है हर्पिस वायरल ओरिजिन, तो ये एक्चुअली दूषित विष में नहीं आता है, ये एक्चुअली बायोलॉजिकल में आएगा। बट कुछ अधिक मात्रा में क्योंकि ये बैक्टीरिया शरीर में होते हैं तो काइंड ऑफ हम दूषित विष उसको कह सकते हैं। पूरी तरह से नहीं कि ये दूषित विष ही है, बट काइंड ऑफ हम कोरिलेट कर सकते हैं। बट मेनली उसका ओरिजिन ओके। आइदर वायरल और बैक्टीरियल ही होता है। यूरेनियम के लिए सर क्वेश्चन आया कि हाउ टू ट्रीट दैट वाटर टू प्रिवेंट यूरेनियम वाटर और पॉइजनिंग। बेसिकली इसको हम एज ए ट्रीटमेंट पर्पज नहीं, जो वाटर प्लांट्स होते हैं उसको वही ट्रीट किया जाना जरूरी है। एक्चुअली इसके लिए गवर्नमेंट को मेजर्स लेना बहुत जरूरी है यूरेनियम को, क्योंकि इसके ऊपर भी आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि सब्जियों के ऊपर एक एनआईए जयपुर का मैंने पढ़ा था, किसी का थेसिस था। तो जैसे सब्जियों में भी अगर ये पानी, इस पानी से अगर हम सब्जियां भी धोते तो वो अल्टीमेटली सब्जियों में भी आ सकता है। तो उन्होंने बढ़िया अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है कि टर्मरिक वाटर से उसको धोना है, या फिर और एक गहरी कुछ था जिससे वो उस सब्जियों को ट्रीट करते उससे धोते थे, तो जो भी अनवांटेड टॉक्सिन था वो निकल जाता था। रहा सवाल यूरेनियम वाटर का, तो इट इज अप टू द गवर्नमेंट, उसको जो वाटर सोर्स है उसको वहीं से ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि उसके लिए वो वाटर इंजीनियर्स होते हैं, वो उसका रिएक्शन देखते हैं कि किस कौन से केमिकल मिला के वो यूरेनियम का प्रमाण जो है वो कम किया जाए। तो इट इज बेसिकली द वाटर साइंटिस्ट, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कोई ड्रग नहीं कि हम यूरेनियम को कम कर पाए। इट इज बेसिकली द वो हाई लेवल का, मतलब ये गवर्नमेंट लेवल का इश्यू हो जाता है कि उनको उस पानी को ट्रीट करके फिर लोगों तक पहुंचाना है। अदरवाइज हम मेडिसिन देके उसको ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पीने में आ रहा है तो बेसिकली आपको लक्षण जो है पेशेंट में दिख रहे, अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अदरवाइज उस पानी को कैसे रोके वो हम नहीं कर सकते हैं हमारे लेवल पर बेसिकली। ओके सर, लिड पॉइजनिंग के कॉजेज एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? लीड पॉइजनिंग के कॉजेस, बेसिकली यस उसमें ये सर। होता है लीड पॉइजनिंग, अगर हम किसी इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, या फिर बुलेट इंडस्ट्री जो एमिनेशन फैक्ट्री जिसमें भी लीड यूज किया जाता है, पेंसिल की फैक्ट्री में कोई हो, तो स्किन टॉक्सिसिटी थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर वहाँ का अगर जो लीड ट्रीटेड अगर वाटर कोई व्यक्ति पी रहा है, या फिर अगर फैक्ट्री में आजकल तो खैर ग्लोव्स वगैरह पहनते हैं लोग, बट पहले ग्लोव्स वगैरह नहीं पहनते थे, उससे काफी लीड टॉक्सिसिटी शरीर में आ जाती थी। तो कॉजेस ये है कि नेल्स में मार्कर्स दिखते हैं लीड के, या फिर हम अगर स्क्रीनिंग करें बोन स्क्रीनिंग तो बोन में भी लीड मार्क्स दिखते हैं, लीड मार्जिन हमें दिखते हैं हम्म। लीड टॉक्सिसिटी के। या फिर बर्टोनियंस लाइन, गम्स के ऊपर भी कई सारे लाइंस हमें दिखते हैं, तो यस। उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई लीड पॉइजनिंग की तरफ पेशेंट जा रहा है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको ब्लड टेस्ट करवाइए सीधा सीधा लीड मार्कर्स का, कि क्योंकि एक उचित मात्रा दी जाती है कई बार, तो आपको रेफरेंस रेंज मिल जाता है। और ब्लड टॉक्सिसिटी आप करते हो जब भी हेवी मेटल पॉइजनिंग के इसमें, तो ब्लड टेस्ट में वो रेंज आपको मिल जाएगा, तो उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं लीड लीड ओके टॉक्सिसिटी। सर, हाउ टू थैंक यू। डिफरेंशिएट बिटवीन वो दोषी विष है एंड दोष दूषित समूर्छना हाँ, नहीं है, ये डिफरेंशिएट कैसे करना है? अच्छा, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसमें, हम्म। क्योंकि दोष इसमें भी है और दुष्य इसमें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दुष्य भी जो है बॉडी में कहीं ना कहीं एक जगह स्थान वैगुण्य, मतलब जो भी वीक पॉइंट होता है उसमें वो हम्म। शरीर में रहता है, तो उसको हम दुष्य यानी जो दूषित होता है दुष्य। तो इसमें तो हम यस देख ही सर। रहे कि जैसे कि अगर स्किन में है तो शोणित तो दुष्टि हो रही, तो रक्त तो दूष्य हो गया वहां पर, क्योंकि वो रक्त को दूषित कर रहा है। तो हम्म। ऐसे ही दूषित जहां भी जा रहा है बॉडी में जिसको भी दूषित कर रहा है तो वो दोष दुष्य समूर्छना ही कहा जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में एवरीथिंग इज ऑफ दोष दुष्य समूर्छना। ऐसा नहीं कि कोई पॉइजन आ रहा है और वो आपको डायरेक्टली टॉक्सिक ये कर रहा है, क्योंकि आप
इधर आपको धातु को दूषित करेगा, या आपको दोष को दूषित करेगा, या फिर अवयव। तो दोष दूष्य समूर्छना तो होनी ही है हर जगह। ये तो प्रोसेस है, वो संप्राप्ति है एक प्रकार की, तो उसको हम अलग नहीं कह सकते। ये समूर्छना मतलब इट इज अ संप्राप्ति। हम्म। जी। यस सर। सर, दूषी विष के लक्षण को याद कैसे रखना है? याद तो सर मैडम सीधा सीधा ऐसे कि आपको श्लोक ही उसको रिक्ति मतलब याद करने पड़ेंगे, एनी वन श्लोक। यस। हाँ, जैसे कि ओके ये है ओके, सेकंड ईयर मतलब। स्टूडेंट का क्वेश्चन था ये सर। हाँ यस। मुझे पता था वहीं से आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा है कि निमोनिक्स बड़े कम है। जैसे कि मॉडर्न साइंस में एमबीबीएस वाले जब पढ़ते तो वो निमोनिक्स बनाते हैं हर चीज के। तो आयुर्वेद में ना ये थोड़ा सा कम है, निमोनिक्स नहीं होते। तो हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका ये है कि आप श्लोक याद करो। और श्लोक को भी ऐसा है ना, थोड़ा आप रिदम में याद करना होता है। क्योंकि आप किसी भी प्रैक्टिशनर के पास जाओगे, इंडिया की जितनी भी टॉप प्रैक्टिशनर है, कोई भी आपको निमोनिक्स नहीं देगा। सब लोग यही कहेंगे कि भैया आप श्लोक करिए, क्योंकि श्लोक ही श्लोक, ऐसी यस। चीज है ना, आप भूलते नहीं हो। शुरुआत में याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट एक बार अगर बाय हार्ट हो गया तो आप कभी जीवन में नहीं भूलते हो। तो वो करना ही पड़ेगा। ओके सर। डेली जी। प्रैक्टिस में काल का इम्पोर्टेंस क्या है दूषी विष काल, के? हाँ। यस, हाँ। वेरी गुड। अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है। काल का इन द सेंस, क्योंकि डेली लाइफस्टाइल थोड़ा सा बिजी चल रही है आजकल, थोड़ा टाइम टू टाइम है ना। हम घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं आजकल, क्योंकि 9 बजे कॉलेज जाना है, तो उसके पहले नाश्ता करना ही है। बट काल इसमें दो होता है। एक तो समय के हिसाब से खाना खा रहे हो आप, या फिर आपको जब भूख लग रही हो आप तब खा रहे हो। तो यहाँ आता है काल। काल मतलब बेसिकली हमारा शरीर ही कुछ समय ना, एक हमारा बॉडी ही जो है वो घड़ी के हिसाब से चलता है। हमारा बॉडी ही, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि हमारा शरीर ही हमें सब चीजें बताता है। अगर भूख लग रही है आपको तो आपको उस टाइम पे खाना है, तो उस टाइम को आपको ये नहीं देखना है कि 9 बजे है या 12 बजे है। तो यहाँ पे आ जाता है काल। नहीं तो कई बार आज के लाइफस्टाइल में ये होता है कि 9 बजे कॉलेज जाना है तो पौने 9 भले भूख लगे हो ना लगे हो हम खा के निकल जाते हैं। हाँ। तो यस। अगर आपको भूख नहीं लग रही है और आप फिर भी खा रहे हो तो अल्टीमेटली वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा शरीर। और फिर आपको 1 बजे ब्रेक हो रहा है, फिर आपको भूख नहीं लग रही लेकिन ब्रेक हुआ है तो खाना खाना है। तो ये भी काला विपरीत है। ठीक है, आपको भूख नहीं लग रही, आपका शरीर नहीं बोल रहा कि आप खाओ, तो आपको उस चीज में नहीं करना चाहिए। और दूसरा काल विपरीत हम नेचर से भी ले सकते हैं, सीजन वाइज। तो वो भी काल का इंपॉर्टेंस है। आपका जो काल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पथ्यकर आहार विहार लेना चाहिए। तो यही काल होता है। जैसे कि वसंत में हम जनरली वमन कराते हैं, इट इज अ काल रूप, है ना, कालानुरूप है यस। ये। उस काल में आपका कफ उत्क्लेशित होता ही है। तो अगर उस टाइम में हम वमन करेंगे तो वो ज्यादा शरीर के लिए हितकारक होता है। तो ये ऐसा खाने पीने में भी है और विहार में भी है बिहार काल में का भी है, यस। इम्पोर्टेंस। जी। यस। अब जैसे लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो रही है, तो आहार के साथ दूषी विषारी अगत को दे सकते हैं क्या? जी दे सकते हैं मैडम, क्योंकि उसका अनवांटेड साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं है दूषित विषय के। जैसे कि मैंने बीच में कहा था कि आजकल हम सभी लोग दूषित विष से पीड़ित है। हम्म। किसी ना किसी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में तो हमारे अंदर, सभी के अंदर विष है। तो हम एज अ प्रिवेंटिव मेजर दूषित विषय अगर दे सकते हैं। बट अगेन, ये मैं चाहता हूँ कि आप किसी के गाइडेंस में ही लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। खुद ना ले हम्म। डायरेक्टली। पहले आप किसी फिजिशियन को दिखाइए जो भी आपके आसपास है, और उनको फिर पूछिए कि जरूरी है या नहीं। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। वो भी फिर कितना दिन लेना है, कैसे लेना है, दैट हाँ, डिपेंड्स। कितने दिन देना है सर? ये भी हाँ एक दैट क्वेश्चन है। डिपेंड्स मैम, दैट डिपेंड्स। ओके। क्योंकि मॉडर्न साइंस जैसे हमारा आयुर्वेद में नहीं। जैसे मॉडर्न साइंस में एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं कि भाई 3 दिन तो मिनिमम लेना ही होता है। तो हम्म। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आपको पेशेंट देख के ही चिकित्सा देनी होती है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल नहीं। इट इज मेडिसिन आयुर्वेदिक ऑलवेज रिलेटेड टू द एम्पायरिकल फॉर्मूलाज। एम्पायरिकल इन द सेंस आपको एक्सपीरियंस ही देना है। किसी हम्म। को आप 10 दिन दोगे, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना। इट डिपेंड्स ऑन द हम्म। पेशेंट एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। पर्सन टू पर्सन, यस। जी। सर, हिपैटोटॉक्सिसिटी को कैसे डील करें? हिपेटिक, जैसे कि मैंने कहा यस। पटोल कटुर होने कषाय वो बड़ा अच्छा काम करता है हिपेटिक टॉक्सिसिटी के ऊपर। अब हिपेटिक ओके। टॉक्सिसिटी में भी बड़े मैडम ये मार्कर्स होते हैं कि आपका एलएफटीज कितना डिरेंज है, बिलिरुबिन कितना कम ज्यादा है, मतलब लीवर में सूजन है नहीं है, इन्फ्लेमेशन कितना है वो भी देखना है। बट अदरवाइज हम्म। अदरवाइज पटोल कटुर होने कषाय ये भी हम खाली पेट देते हैं। सुबह शाम 10-10 ml हम दे सकते हैं पेशेंट को। कषाय नहीं लेने उसकी टैबलेट भी आती है। एंड वन मोर फॉर्मूला इज देयर, नागदंत्यादि घृत भी एक आया है, जो कि लीवर में बड़ा अच्छा काम करता है। कि उस ओके। घृत है बेसिकली, वो आप
उसको ग्रोथ देके पेशेंट्स के विरेचन हो जाता है अल्टीमेटली। तो क्योंकि जो यकृत जो है, लिवर टॉक्सिसिटी, उसके ऊपर लोड ही तब पड़ता है कि जब बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा बढ़ गए होंगे। क्योंकि इट इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के तहत क्या होता है, जब जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, फर्स्ट इट गोस टू लिवर इटसेल्फ। और अगर लिवर के हम्म, ऊपर ही लोड ज्यादा बड़ा है तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो अल्टीमेटली जब लिवर आपको शुद्ध करना है तो विरेचन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। तो ओके। विरेचक द्रव्य, दीपन पाचन द्रव्य देके हम टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। एंड रेस्ट इज उसके मार्कर्स देख के, एलएफटी के फिर अकॉर्डिंगली हम दे ओ, सकते हैं। जैसे कि हिमालय का वो लिव 52 वगैरह भी आता है, हाँ, तो यस। वो भी हम दे सकते हैं जी। ओके सर, एक स्लाइड शेयर करने की रिक्वेस्ट आई थी, दूषी विषारी जी अगत वाली स्लाइड। उसी विषय अगर ओके। यस। ये वाली नहीं, सॉरी, ये सामने वाली। हाँ, आई गेस नहीं। इसके पहले की। हाँ, दूषी विषारी वर्सेस यही होगा सर। हाँ, दूषी नहीं, ये विषारी बताया अगत। गया है कि दूषित विष के लक्षण और उस लक्षण या फिर व्याधि में दूषित विष शरीर का अगत एक्शन। का कौन कौन सा अगत उस लेवल पर काम कर रहा है, ये उसका ये था, कंपैरिजन था बेसिकली, ओके। ओवरऑल। हाँ। ओके सर, मेजर यानी डिफरेंस बिटवीन गर्भ एंड दूषी विष। हाँ, गर्भ विष मैडम सीधे सीधे कहा जाए तो वो ये आर्टिफिशियल टॉक्सिसिटी है। ओके। मतलब बाहर से अगर कोई टॉक्सिक हमें मिल रहा है तो दैट इज गर्भ विष। डायरेक्टली टॉक्सिक सब्सटेंस हम कोई ले रहे हैं तो वो बेसिकली गर्भ विष हम एक्यूट टॉक्सिसिटी भी कह सकते हैं। हम्म। एक्चुअली वो भी बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट है, बट अकॉर्डिंगली अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली आर्टिफिशियल टॉक्सिन या फिर पॉइजन, इट इज अ गर्भ विष। या फिर दो पदार्थ मिलाकर जिनका विष बन जाता है तो वो भी गर्भ विष में आता है। यस। जैसे कि हम वो बोलते हैं ना, हनी और घृत समान मात्रा में अगर लो तो वो विष बन जाता यस। है, तो दैट इज गर्भ विष। बट वो गर्भ विष ओ। जब शरीर में जाता है तो उसका दुष्विष कन्वर्जन होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शरीर में पड़ा रहेगा सुप्त अवस्था में। तो उसको भी हम दुष्विष कह सकते हैं, बट वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जी। सर, दूषी विष का एक फैक्टर जो है वो अन्न है, और आम हाँ विष भी अन्न से ही होता है। जी तो जी यस। उनकी संप्राप्ति में हम डिफर कैसे करेंगे? जी, आम विष की सिंपल है मैडम संप्राप्ति। अब हम्म। थोड़ा सही से हमें क्लैरिफाई करना चाहूंगा, दूषी विष जो है ना, ये कोई अलग विष नहीं है। दूषी विष को हम आम विष भी कह सकते हैं। आम विष क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि समय हुआ और हमने खाना खा लिया, भूख नहीं लगी थी, और हम्म। कई बार भूख लगते बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं, तो जो डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो प्रॉपर जो है धातु निर्मित या फिर रस निर्मित नहीं होगी। अल्टीमेटली जो भी बाय प्रोडक्ट्स जो टॉक्सिन उससे निकल रहा है उसको आमक की संज्ञा दी जाती है। मतलब अगर प्रॉपर डाइजेशन से कुछ मतलब कुछ डाइजेस्टेड नहीं हो रहा है तो उसको आमक कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खाना खाते हैं लेकिन फिर घंटों तक ऐसे लगता है कि पेट में पड़ा हुआ है अन्न, तो वो बन पड़ा जाता हुआ है है, यस। आम। हाँ, और हम्म। उसी आम को हम दुष्विष कह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बॉडी में पड़ा हुआ है और फिर उससे विकार उत्पन्न होगा। या तो आपको उससे वोमिटिंग भी हो सकती है, या विरेचन लग सकता है। तो उसमें तो वो विष चला जाएगा, आगे चल के आम निकल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हल्की मात्रा में वो शरीर में पड़ा रहता है। और उसके बाद अगर उसको कुछ ट्रिगर फैक्टर मिल जाए तो फिर वो लक्षण उत्पन्न करेगा बाद में। ओके, मैं सारे टर्म्स इंटरलिंक्ड है सर। जी हाँ हाँ, यस मैडम, इंटरलिंक है। हाँ। आयुर्वेद यस, का यही है यस। ना मैडम, एज अ होलिस्टिक देखते हैं हम, मॉडर्न साइंस की तरह सिस्टमिक नहीं देखते कि भाई ये रेस्पिरेटरी हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, कार्डियोवास्कुलर हो गया। आयुर्वेद तो एज अ होलिस्टिक ही देखता है ना, क्योंकि एज हम अ जो भी होल। अन्न खा रहे हैं उससे दोष भी बन रहा है, धातु भी बन रहे हैं, अवयव भी बन रहे हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये टिपिकल यही दूषित और यही आम है। तो इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से नाम बदल जाता है, अदरवाइज इंटरकनेक्टेड ये सब चीजें। सर, जी। शोधन के पहले आभ्यंतर और बाह्य स्नेह के लिए कौन सा स्नेहपान बेस्ट होगा? जनरली
अगर पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम जनरली विरेचन अगर देना है तो हम एरेंडा तेल यूज कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, या फिर पंचतिक्ते ग्रोथ वो भी कर सकते हैं, क्या? डिपेंडिंग अपॉन एडिबिलिटी। क्योंकि कुछ लोग तेल तेल भी पी सकते हैं, कुछ लोगों को खोपरेल तेल जो होता है, कोकोनट ऑयल, वो भी पिलाते हैं। तो हम्म। ये पेशेंट के अनुसार डिपेंड होता है। क्योंकि आयुर्वेद में जैसे कि हमने बोला कि हम पेशेंट का जो एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें दोष उत्पत्ति कौन सी है, उस हिसाब से हम तेल भी दे सकते हैं। जनरली आयुर्वेद में तो तिल तेल फर्स्ट प्राधान्य दिया जाता है। यस। बट हाँ। अगर पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति हो तो उसको फिर तिल तेल नहीं दिया जाएगा, उसको शायद फिर कोकोनट ऑयल भी दे सकते हैं, या फिर एरेंडल तेल भी दे सकते हैं। हमें क्या हम्म। मतलब आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से हम आभ्यंतर और बाह्य स्नेह दे सकते हैं। बाह्य के लिए तो जनरली तिल तेल ही होता है यूज। बट ये हम्म। भी एक सच्चाई है कि तिल तेल जो आज मार्केट में मिल रहा है वो प्योर फॉर्म में नहीं है। तो इट डिपेंड्स अगेन। ओके। जी। सर, दूषी विष का कॉन्सेप्ट खालित्य में कैसा होगा, हेयर फॉल में? हेयर फॉल में तो मतलब यस। स्थानों में क्यों नहीं ना, अगर स्काल्प में अगर उस जो दूषित विष अगर है वहां वहां पर स्काल्प एरिया में अगर वो दूषित उत्पन्न कर रहा है, और ट्रिगर फैक्टर जैसे कि हम अत्यधिक लवण रस सेवन कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत मसालेदार व्यक्ति कोई खा रहा है, तो वो ट्रिगर हम्म। फैक्टर हो गया उस दूषित विष के लिए, और फिर वो एक्टिवेट होके वहां के जो स्थान वगैरह है वहां पर वो विष मात्रा में ज्यादा बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली इट हम्म। विल लीड्स टू आइदर ग्रेइंग ऑफ हेयर और फॉलिंग ऑफ हेयर्स। फॉलिंग। यस सर। सर, आज के एरा में जैसे बिस्किट्स, पिज्जा, बर्गर, सॉस, मेयोनीज ये सब बहुत कॉमन है। तो जी। सुवर्ण प्राशन के ड्रॉप्स में बच्चों के लिए कुछ ऐड किया जा सकता है क्या, जिससे ये दूषित विष का जो टॉक्सिसिटी है ब्लड में वो प्रिवेंट किया जाए? स्वर्ण प्राशन में ऐड कर सकते हैं। स्वर्ण प्राशन इटसेल्फ इम्यूनिटी बूस्टर है। तो आजकल तो हम्म। लोग करते हैं मैडम, एक्चुअली स्वर्ण प्राशन के नाम पे कुछ कुछ लोग स्वर्ण छोड़ के बाकी भी दवाइयाँ दे देते हैं, अतिविषा वगैरह जो बच्चों के लिए कॉमनली यूज की जाती है। हम्म। तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मी है, जटामांसी है, चंदन है। तो प्रिपरेशन कर सकते हैं हम इंडिविजुअल लेवल पर। यस। आयुर्वेद में पोटेंशियल बहुत है, बस अगर करने वाला हो तो मैडम कर सकते हैं। बहुत सारी हम्म। चीजें अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। ओके। जी। सर, आपकी पीपीटी आप शेयर कर सकते हैं क्या, लेक्चर की? हाँ, रिक्वेस्ट यस आई है। मैम। श्योर यस। श्योर। ओके। ओके। ओके सर। एक केस स्टडी के बारे में आया है, किडनी हम्म। टॉक्सिसिटी, वो भी हाँ। इंक्रीज्ड फास्फोरस इन ब्लड, उस बारे ओके। में, एंड एट द सेम टाइम किडनी इज नॉट एबल टू फिल्टर फास्फोरस। ओ। ओके। उस बारे में कुछ बताएंगे सर? तो केएफटी, अच्छा, किडनी फंक्शन, किडनी काम नहीं करे तो उसमें फिर फास्फोरस नहीं है तो उसमें ये भी कर सकते हैं मैडम, किडनी फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है कि हम्म। प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, हम्म। वो भी देखना था। फास्फोरस इन जनरली इट इज नथिंग बट द स्टोन। जब जब भी स्टोन बढ़ते हैं पेशेंट में तो उसमें फास्फोरस बढ़ता है। फास्फोरस हो, बढ़ता है। कैल्शियम हो, वो बढ़ जाता है। यस। तो अगर वो फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है तो जनरली फिर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो किडनी टेस्ट या फिर सोनोग्राफी करके उसका मतलब स्ट्रक्चरल कुछ डिफेक्ट है होगा, हो सकता है अगर वो फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है तो। या हम्म। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि फास्फोरस का सोर्स पानी में या फिर खाने में वो व्यक्ति ज्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट भी हो रहा है, लेकिन वो फास्फोरस की मात्रा रेगुलर रह अंतराल में रहा वो पेशेंट ले भी रहा है। है। तो जो ओके। चांसेस है, या तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर पेशेंट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो दो चीजें हैं उसमें। ओके। जी। सर, एक पेशेंट का अगर अभी विरेचन दिया है एंड फिर भी हम्म। रोगी की टंग कोटेड है, आम मल है और ड्राई ड्राई माउथ है, इस बारे ड्राई में कैसे माउथ। विचार कर रहे हैं? मतलब विरेचन दिया है और। हाँ। टंग कोटेड है, आममल है हाँ। टंग पे, और ड्राई माउथ है। हाँ, तो एक तो वो प्रॉपर तरीके से विरेचन हुआ नहीं होगा, असम्यक या योग। फिर क्या? दूसरा हो सकता है विरेचन के पश्चात जो हम कर्म बोलते हैं पेशेंट को, नहीं, 5-6 दिन खाने के लिए कि भाई गर्म पानी ही पीना है, मूंग का सूप ही पीना है, यूश जो जिसको हम कहते हैं। अगर वो हम्म। पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा होगा तो शायद फिर उससे कोटेड टंग हो सकती है। अदरवाइज अगर विरेचन ठीक से हुआ है तो फिर कोटेड टंग होनी नहीं चाहिए। ओके। तो दैट मे अदर बी द फैक्टर्स। पॉसिबिलिटी। हाँ। ओके। सर, कोलेस्ट्रॉल, एसजीपीटी, एसजीओटी, इन काउंट्स में हम्म। दूषी विष को देखा जा सकता है क्या? कोलेस्टेरॉल देखा जा सकता है मैडम। बेसिकली दीज आर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बट कोलेस्टेरॉल क्या है कि वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ये धीरे धीरे मात्रा में जमा हो जाता है, जिसके हम्म। बाद और कोलेस्टेरॉल एक्चुअली ये तो डाइट लाइफस्टाइल इंड्यूस है, क्योंकि आजकल हम फैटी फूड भी ज्यादा खा रहे हैं।
तो फैटी यस, फूड खा रहे हैं तो अल्टीमेटली विष ही खा रहे हैं एक तरह से, विश ही हो रहा क्योंकि है। यस सर। फैटी फूड खा भी रहे हैं लेकिन उतना हमारा लाइफस्टाइल भी नहीं है, मतलब रिगरस। जैसे कि पहले के लोग हम्म। बहुत सारा काम करते थे, उसके बाद तला हुआ हमसे ज्यादा खाते थे, लेकिन वो क्योंकि काम ज्यादा करते थे तो बॉडी उनका डाइजेस्ट कर सकती थी। आज के टाइम में हमारा बॉडी मूवमेंट ज्यादा है ही नहीं, हम है। थोड़ा सा भी खा रहे तो उसका अप हो रहा है। और आजकल तो फैटी सब्सटेंसेस ज्यादा खा रहे हैं, चीज वगैरह। तो अल्टीमेटली वो हम्म। डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि बॉडी बॉडी का मूवमेंट उतना नहीं है, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है। तो वो धीरे धीरे मात्रा में शरीर में कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा, एंड इट विल लीड्स द अदर डिसीज और साइन एंड सिम्टम्स। को रिलेट तो कर सकते हैं मैडम, यस। ओके सर, फंगस एंड ब्लैक मॉस ये जो होते हैं घरों में, तो वो हाँ, टॉक्सिन एंड पॉइजन के फॉर्म में हमको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? फंगस है। ब्लैक मॉस। हाँ, ये तो मैडम स्किन इंड्यूस, एक्चुअली उसको क्या कहेंगे हम, इम्यूनिटी वाइज होता है ये। किसी की मतलब पित्त प्रदान अगर ये हो तो उनमें मोस और तिल हमें ज्यादा दिखते हैं पेशेंट के ऊपर। हम्म। तो वो तो प्रकृति वाइज हो सकता है। ओके। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग मतलब अहितकर आहार विहार सेवन नहीं भी करते, फिर भी कुछ लोगों में तिल ज्यादा दिखते हैं शरीर के ऊपर, या फिर मोल्स आते हैं, तो इट इज हेरिडिटरी और पित्त प्रदान प्रकृति उस कारण। ओके, इसलिए जी। जल्दी ट्रिगर हो रहा है। सर एक केस आई है, हाँ। स्काल्प में इचिंग है, लेकिन कोई कॉज हाँ। फाइंड आउट नहीं हो रहा है। एक लिटिल डिस्चार्ज है, एक लेयर फॉर्म हुआ है, सीवियर इचिंग ओके, है, बट डैंड्रफ नहीं है, रेडनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको एलर्जी कंसिडर कर सकते हैं क्या? कल एलर्जी हो सकता है, एंड अभी अगर पेशेंट को है तो सर्दियों के दिन में एलर्जी इज क्वाइट पॉसिबल। ड्राइनेस से हो ओके। सकता है, या तो पेशेंट हम्म। शैम्पू अगर क्या यूज कर रहे हैं वो है, शैम्पू से भी कई बार इचिंग होता है, या फिर सोप जो हम साबुन यूज करते हैं उससे भी यूज कई कर। बार इचिंग हो जाता है। या फिर ओके। चांसेस ये भी है सोराइसिस, स्काल्प सोराइसिस जिसको कहते हैं, वो भी हो सकता है। ये तो मतलब जब हम्म। पेशेंट देखेंगे उसके ऊपर आते ही हम डिसाइड कर पाएंगे, बट दीज आर द फैक्टर्स की इनमें से कुछ हो सकता है। जी। ओबेसिटी में सर दूषी विषारी अगर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं मैडम। कर सकते। बेसिकली दीपन पाचन ही है तो वो पाचन ही करेगा, बट एट द हम्म। सेम टाइम बाकी फैक्टर्स भी है पेशेंट का। बाकी जो है आहार विहार उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि सिर्फ दीपन पाचन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके लाइफस्टाइल से बैठने वाली है तो फिर अब दवाई दे के भी कोई उपयोग नहीं होगा। नहीं है बराबर। यस सर। हम्म। ओके सर, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू ओके, सो थैंक यू मच वेरी डॉक्टर मच अभिजीत मैम। गवाई सर, इतना अच्छे यस। से मार्गदर्शन करने के लिए। जी। अब समापन की ओर बढ़ते हुए पहले तो मैं प्रांत अधिकारी वैद्य संतोष जी गटणे का आभार प्रदर्शन करती हूँ। वैद्य संतोष जी गटणे आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के सचिव है। महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक सीनेट के सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य है। आयुर्वेद चिकित्सक एवं आयुर्वेद औषध निर्माता पुणे में वैद्य संतोष जी गटने से निवेदन करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। डॉक्टर अभिजीत गोई सर, नमस्कार सर। जनता मैं हृदयतल से आभारी हूँ कि दूसरी थैंक यू। विष जैसे विषय पर आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। दूसरी है आज की सत्र की संचालक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुशी जैन, जिन्होंने सारे प्रश्न आपके सामने रखे और बहुत ही आसान तरीके से आपने सब प्रश्नों के उत्तर दिए, और स्टूडेंट्स को एक अच्छा क्लू भी दे दिया कि हमें श्लोक पाठांतर करना चाहिए। तो जी। इस सारे आपके मार्गदर्शन का अनुसरण सारे विद्यार्थी करेंगे, चिकित्सक गण करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूँ। एक तो है अन्न तो औषध है, और अन्न औषध है, वैसे आजकल अन्न विष बनता जा रहा है। जैसे किसी ने यूरेनियम का उदाहरण दिया, वैसे हमने कुछ साल पहले निर्माल्य से खाद बनाया और किसानों को बांट दिया, लेकिन खाद बांटने से पहले जो निर्माल्य बनता है उसका, निर्माल्य से खाद बनने के बाद उसका लैब टेस्टिंग किया तो उसमें लेड निकल आया, उसमें मर्क्यूरी निकल आया। तो ये कहाँ से आ गए? तो फूल जो उगाते हैं उन्होंने जो खाद पहले ही डाले हुए थे केमिकल, जिसकी वजह से ये हुआ था, उन्होंने जो पेस्टिसाइड्स यूज किए उसी की वजह से ये हुआ था। तो ये फूलों में आ रहे तो हमारे अन्न में तो जरूर आ रहे हैं। जीएम सीड बिल्कुल। जैसी समस्या है, हमारे बीज खराब होते जा रहे हैं। अभी एक अर्जेंटीना का उदाहरण हमारे सामने है,
पूरे विश्व में कि वहां की उनकी सारे बीज है वो खत्म कर दिए गए, और वो बीज उनको न मिलने के कारण एक परतंत्रता जैसी स्थिति उन पर आ गई है। जो जीएम सीड लाने के लिए बहुत सी विदेशी कंपनियां पुरजोर से प्रयास कर रही है, उनको हमारे आरोग्य के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। उन्हें अपने धंधे की पड़ी है, पैसों की पड़ी है, हमें आरोग्य की पड़ी है। तो आरोग्य भारती का यह काम बनता है कि दूषी विष जैसे विषयों पर जागरूकता बने, और जिससे यह विष अन्न में न फैले, शुद्ध अन्न सभी को प्राप्त हो। ऐसा तो होता नहीं है कि सभी ने सब कुछ कर लिया, पथ्य परहेज सब कुछ कर लिया और बीमार नहीं पड़े। तो बीमार तो सबको पड़ना है, यह सत्य है, फिर भी इसको रोक सकते हैं। तो रोकने का यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। और जो अभी भी एक सीड पॉलिसी आ रही है, जिसमें अगर जीएम सीड को अनुमति मिलती है तो हमें दूषी विष पर काम करने का और अवसर मिलेगा। ये अवसर हम सबको नहीं मिले, क्योंकि इससे हमें भी गुजरना पड़ेगा, हमें भी बीमार पड़ना पड़ेगा, हमें समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो ये हमारे आरोग्य के लिए भी अच्छा है और समाज के आरोग्य के लिए भी अच्छा है। तो हम सबको आरोग्य भारती के द्वारा ये इस काम में जुड़ना चाहिए, और ऐसे सारे दूषी विष जिनको रोक सके, और अन्य भी विष जो हमारे आहार से अपने यहाँ जा रहे हैं अंदर, उनको रोक सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इस विनती के साथ मेरा आज का कथन मैं पूरा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य संतोष जी घटने। अब शांति मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। आप अब मीटिंग लीव धन्यवाद। कर सकते हैं।